आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। खोज में काटे 20 हफ्ते और मौज में काटे 20 हफ्ते, कुछ ना पूछो हमने कैसे काटे हैं 40 हफ्ते। वाह। आयाज नाज़की माफ नहीं करेंगे उनके शेर के साथ जो मैंने किया। हो सकता है बाबा भी ना करें क्योंकि मीटर तो गड़बड़ है ही। मीटर तो गड़बड़ है। हाँ, पर बात यह है कि 3 ताल को आज 40 हफ्ते बीत गए हैं। वाह। और बड़े मौज में ये कटे। कोई दावा तो नहीं हमारा कि हम 40 हफ्तों में कहीं पहुंच गए, पर ऐसे ठीहे, ऐसे बिस्तर, ऐसे चबूतरे अच्छे लगते हैं। अभी तक 40 शब्द, ये जो 40 शब्द है, ये सुनकर के 40 चोरों का ख्याल आता था। कभी कभी 40 बरस का ख्याल भी आता था कि पिछले 40 बरस में ये हुआ और ये नहीं हुआ। लेकिन अब मैं 3 ताल के 40 एपिसोड में जो बातें हमने की हैं उनका ख्याल करता हूं तो लगता है गुरु मजाक मजाक में बहुत दूर तक आ गए हैं। बधाई और बधाई बधाई। चर्चा भी बहुत हो गया है। तो शुरू करते हैं 3 ताल का 40वां एपिसोड, और इसमें एक सरप्राइज भी है। जय हो। जय हो जय हो जय हो। तो खबर ये है कि ताऊ आज छुट्टी पर हैं, और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ताऊ ड्राइव कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में हैं, देवघर से दिल्ली आ रहे हैं। और मेरा अंदाजा है कि बेगूसराय समस्तीपुर क्रॉस करके अब वो मुजफ्फरपुर के आसपास होंगे। तो ताऊ आज 3 ताल में नहीं है, पर ताऊ के फैंस निराश ना हो, सरप्राइज है आज। और सरप्राइज ये है कि 2 और लोग हमारे साथ हैं। 40वां एपिसोड है और आज 4 लोग मिलकर के 3 ताल करेंगे। एक नितिन ठाकुर, जो आज तक रेडियो में हमारे साथी हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं वो भी हमारी तरह। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इनकी बड़ी रुचि है। ये सहारनपुर के रहने वाले हैं। से जिन लोगों ने नियमित रूप से नेमी बन के 3 ताल सुना है, वो नितिन भी मेरे ख्याल से 1-2 एपिसोड्स में रहे हैं। हाँ, दिसंबर 2020 के एपिसोड्स में बिल्कुल। नितिन रहे हैं। और नितिन आज का दिन और दिन भर जो आज तक रेडियो के रेगुलर न्यूज एनालिसिस शोज हैं उनको प्रेजेंट करते ही हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री में इनकी रुचि, मैं ये बता रहा था, ये सहारनपुर के रहने वाले हैं, पर इनका क्लेम मेरठ और बरेली पर भी पूरा है। तो आज अगर आपको ठेठ अजी हाँ सुनने को मिले, असली वेस्ट यूपी वाले रिएक्शन, तो आश्चर्य की बात नहीं। और हमारे साथ प्रतीक्षा हैं जो thelallentop.com में काम करती हैं, वहाँ सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। और एक वेबसाइट है लल्लनटॉप की ही, ordinary.com, जिसका काम प्रतीक्षा देखती हैं। और ऑर्डिनरी पर एक शो भी आता है इनका, हर रोज यूट्यूब पर देखा जाता है, द ऑर्डिनरी शो। और जीवन पर, समाज पर जो भी समझदारी है मेरी कच्ची पक्की, उसका काफी श्रेय मैं प्रतीक्षा को देता हूँ। मैं प्रतीक्षा और उनके बिल्ले के साथ रहता हूँ, और अभी हम लोग एक ही घर में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठ करके ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वेलकम प्रतीक्षा। शुक्रिया कुलदीप, स्वागत है। थैंक यू सर। यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई दिनों से ये शो हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि आपने 2 गेस्ट बुलाए हैं। मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि कमलेश जी के जाने से ऐसा खालीपन छूटा है कि 2 लोग लग रहे हैं उसको बोलने में। हाँ बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था। 2 से कम में बात नहीं बनी। और ये इन्होंने ये भी थोड़ी ताऊ बाबा आज ये थोड़ा औपचारिकता मोड में ना रहें, इसके लिए इन दोनों से एक बार जय हो बुलवा लेना चाहिए। क्यों दोबारा सर्वर कहीं तो फिर बहुत बड़ा हो। हाँ, यहाँ बाबा हैं और ताऊ हैं और सरदार है। ठीक है। और तो, बाकी 2 असरदार है। ओल्ड हैबिट्स। तो जय हो सभी को, आप दोनों का बहुत स्वागत, नितिन का और प्रतीक्षा का, दोनों का स्वागत। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो ये वैसे जो जय हो है, ये मतलब एक चीज है कि ये मुझे 3 ताल के बाद ही आदत लगी, और बड़ा अच्छा सा लगता है बोल के। मतलब आप उच्चारित करके देखिए। आप शनिवार या रविवार को आपकी छुट्टी है, आप सुबह उठें, 1 लोटा शीतल जल पी जाएं, और उसके बाद आप 4-5 बार जय हो उच्चारित करके देखिए। मैंने ये महसूस किया कि डोपामीन बढ़ता है इससे। और इसमें डोपामीन की बहुत जरूरत है आजकल, और इसलिए जय हो का उच्चारण करते रहे। बहुत ज्यादा ना बोलें, और इतना ही बोलें कि वो आप ही तक रहे। बहुत सारे लोग
नहीं, किसी की जय न करने के मकसद से नहीं, हाँ। वो स्वयं की जय है, अपने हाँ। भीतर की जय। तो वो है ना एक प्रार्थना जो स्कूलों में हुआ करती थी, खुद की दूसरों जय की, करें। हाँ, दूसरों की जय जय से से पहले पहले खुद को जय करें। हाँ, वही है। तो और वैसे भी इसके उच्चारण में भी ना जय जय पर जोर है, और हो थोड़ा मध्यम है, जय हो जय हो, उसमें जो एक ऊर्जा अच्छा, भी अच्छा। है। ये उस गाने से अलग है, स्लमडॉग मिलियनेयर हाँ, वाले। उससे अलग है, वो मंत्र सुखविंदर है वाले ये, से अलग। वो लिरिक्स का हिस्सा ये मंत्र है। पर ये इसको ना हमारे लिसनर्स ने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है। आप जो देखें, जो ईमेल्स आते हैं हमारे पास, ज्यादातर में लिसनर्स हमको जय हो से शुरुआत करते लिखते हैं ही अपने हैं। उसको। हाँ, तो मुझे लगता है कभी वो बाबा ताऊ से या मुझसे ऐसे मिले कभी व्यक्तिगत तौर पर उनमें से कुछ लोग, तो वो लोग अभिवादन में जय हो ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैसे ये मतलब ये आपके जरिए आया है बाबा। थोड़ा ये सा हमारा फैलाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा संकोच से बैठा हुआ हूँ अभी। हाँ, लेकिन अभिधा में लिटरल मीनिंग तो इसका मालूम है, अप्रिसिएशन है, प्रशंसा है। लेकिन उपयोग इसके थोड़े व्यापक हो गए, नहीं कि मतलब हाँ, मतलब हाँ, ये जय हो जो है, ये प्रेरित है इस भाव से कि सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो। तो इतना लंबा रायता क्यों फैलाना है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तब, तो तब का मतलब होता है कई सारे वाक्य, कहाँ थे, क्या कर रहे हो, आगे क्या करना है, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो जय हो कहते के साथ में आप सभी तरह के शुभाशितानी जो हैं वो प्रसारित कर देते हैं। तो चतुर्दिक कल्याण के लिए है ये। और पता नहीं कैसे हमको आगे, जबकि बनारस में कुछ मित्रों के साथ में बोलते बोलते हम लोग की ये जय हो वाली, मतलब सबको मैंने जय हो कहना ही शुरू किया, तो फिर सबकी आदत हो गई, फिर ये चल ही निकला। और अभी क्या है, टीम में भी लोग हमको जय हो करने लगते हैं। यहाँ भी जय हो रहा था। उस दिन ज्ञानदत्त जी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी जय हो कर दिया। तो जय हो जो है नहीं, और मुझे याद है कि लॉकडाउन से पहले जब हम सभी लोग एक छत के नीचे काम करते थे, और डेस्क की अलग अलग गलियां हैं जो दफ्तर में बिछी हुई, उसके बीच से आप गुजरते थे और जय हो करते चलते थे, और इधर से उधर से अभिवादन में दोनों हाथ उठकर जय हो जय हो। अगर महल का जो सीन क्रिएट होता था, उसका मजा अलग ही है। वो फिर से मिलेगा, मुझे यकीन है। वो नेता जो चलता है नहीं हथेलियों को स्पर्श करते हुए। नहीं नितिन, वो चल रहा है, अभी कंटिन्यूड है। हाँ। अभी मैं घूमते टहलते प्रतीक्षा, और ये जहाँ पे ये बैठे होते हैं अपने ललन टॉप के बाकी साथी, दिन में एक बार उधर जयकारा लगाते हुए निकलता जरूर हूँ। सही है। अच्छा, आज का एजेंडा बताने से पहले एक जरूरी सूचना, एक नया शो आज तक रेडियो पर आ रहा है जिसका नाम है पढ़ाकू नितिन। एक बार सुनवाते हैं पहले उसके बारे में। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान, आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। नेज कहाँ तक पढ़ा है तू? कितना पढ़ गया? पढ़ाकू नितिन। ऐसा है कि ये जो शो है वो पढ़ने लिखने के बाद ही करते हैं हम, लेकिन पूरा नहीं पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ते हैं कि सवाल कर सकें। और असली पढ़ाई तो तब होती है जब सामने कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिस टॉपिक का जानकार हो। और हमने एकदम फ्री हैंड कर रखा है कि आप रिसर्च पेपर पढ़ के आ जाओ, किताब पढ़ के आ जाइए, मैगजीन उठा लीजिए, गूगल पढ़ लीजिए, आप कुछ भी उस विषय के जानकार हों, और हम उस व्यक्ति से बात करते हैं, उस टॉपिक का रेशा रेशा खोलते हैं, सवाल करते हैं और बड़े इत्मीनान से करते। तो जब हमारा प्रमोशन होने की बात चल रही थी तो आपस में हम बात कर रहे थे, तो कुलदीप ने उसमें एक लाइन जुड़वाई कि 4 किताबों जितना ज्ञान मिलता है इस दुकान पर। तो हमने भी मान लिया, क्योंकि किताबों की दुकान ऐसे भी बंद हो चुकी है, तो यही दुकान सही। तो बड़ा अच्छा शो होगा। और मेरा ख्याल में आज तक रेडियो पर 3 ताल के बाद एक प्रॉपर पॉडकास्ट अगर आप किसी को कहेंगे जिसमें निश्चिंत होकर बात हो, लंबी बात हो, लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन, लॉन्ग फॉर्म, तो वो शायद पढ़ाकू नितिन बनेगा। और ये जितने सारे मेल आपके लिए आते हैं उसमें से थोड़े बहुत अब मेरे लिए भी आएंगे इसके बाद। नहीं बिल्कुल आएंगे। और ये 22 जुलाई को पहला एपिसोड आ रहा है उसका, और फिर उसके बाद हर गुरुवार को नया एपिसोड आएगा। पहला एपिसोड मुझे बता देना चाहिए या नहीं मुझे मालूम नहीं, नितिन हो सकता है बाद में डांटे इसके लिए, पर पहला एपिसोड बाबर के बारे में है। और जो एक्सपर्ट हैं जिनसे नितिन ने बात की है बाबर पर, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, वो भी एक बाद में ही आप। पर एक वादा है कुलदीप, एक वादा है कि बाबर के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी जैसी आम तौर पर
किसी ने नहीं जानी होंगी। हाँ, केवल वो तब जान सकता है जब खुद उसने बाबर पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, क्योंकि एक्सपर्ट वो है जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ी और जिन्होंने लिखा उनसे खूब घंटों बातें की। क्योंकि उस शो को मैंने, उस एपिसोड को मैंने एडिट किया, तो उसमें 2 चीजें, वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, 2 चीजें मुझे बहुत मजे की लगी। एक, जो हमारे एक्सपर्ट साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पूरे मुगल एम्पायर में किसी एक बादशाह के साथ बैठकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मौका मिलता तो वो बाबर को चुनते। और दूसरी एक बात उन्होंने कही कि उन्हें ऐसा लगता है, उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा लगता है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, कि बाबर और अकबर हो सकता है कि दोनों ही एज अ चाइल्ड मोलेस्ट किए गए हों, क्योंकि बाद के दौर में जिसको बच्चेबाजी कहा जाता था, अभी भी शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंचलों में ये शब्द प्रचलित है, उसमें लिप्त लोगों के प्रति जैसी नफरत अकबर और बाबर की दिखी और उनको तुरंत और बहुत क्रूर सजाएं उन्होंने दी। इससे ऐसा लगता है कि एक आशंका है कि बचपन में उनके साथ भी हो सकता है कि मोलेस्टेशन हुआ हो, जिस तरह का वो समाज था और जिस तरह के वल्नरेबल दोनों की हिस्ट्री रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो प्रतीक्षा यहाँ है और वो और बेहतर समझती है, तो मैं इस समय रेकमेंड भी कर देना चाहता हूँ आपको भी, आप सभी को भी, सुनने वालों को भी, कि ये जो पहला एपिसोड 22 जुलाई को आ रहा है उसको सुनिए। इस शो पर हमने काफी मेहनत की है और आने वाले एपिसोड्स और भी होंगे। ऐसा इस दिन आया करेगा हफ्ते में, गुरुवार को, हर गुरुवार को आएगा। हाँ, 22 जुलाई को पहला आ रहा है, हर गुरुवार आएगा। यही है, गुरु लोगों का है तो गुरुवार को आने। और ये नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री पे बात है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, गवर्नेंस, मतलब वो जो बात थी ना कि जूते के इतिहास से लेके खास तरह का चीज और एलियंस के विज्ञान तक, मतलब वो बस जिस पर भी बात होगी विस्तार से होगी। लेकिन शुरुआत आप लोग बाबर पे कर रहे हैं, और 3 ताल के तमाम श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि ये बहुत ही राष्ट्र विरोधी शो है, तो इसको गरियाने के लिए आप लोग जरूर सुनें, ताकि आप लोग आलोचना कर सकें, चिट्ठियां लिख सकें नितिन को कि तुम राष्ट्र विरोधी हो, स्वागत, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, है ना, और ऐसी बातें, इस तरह की टिप्पणियां भी करने के लिए आपको सुनना तो पड़ेगा। तो एक बार सुने जरूर। वैसे नितिन का शो ये कहता है कि मैं पढ़ता हूं और पढ़ते हुए सहमति और असहमति की तलाश में नहीं रहता हूं। तो मैं, अगर वैसे सबकी इच्छा है और सब अपने चश्मे और अपने कानों से देखते सुनते हैं, लेकिन अगर पढ़ाकू नितिन को आप सहमति और असहमति की तलाश के बिना सुने तो आपको उसका असल आनंद शायद आए। मतलब मेरा अप्रोच ये है, बाकी मैं लिसनर्स पर छोड़ता हूं, क्योंकि वो दलीलों का सौंदर्य है उसमें और एनरिच करेगा, काफी इतिहास से जुड़े हुए काफी ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ होगा। तो काफी प्रमोशन हो गया। हाँ, काफी बेच दिया। तो अब प्रोग्राम पाते हैं, लोग कहेंगे कि लोग कहेंगे कि यार ये छोटे 3 ताल, आज वही सुना जाए। तो मैं एजेंडा बताता हूँ आज 3 ताल का, ताकि आज समय भरपूर मिले बाबा को, क्योंकि इस बारे में वो बोलना भी चाहते थे। सबसे पहले आज बात करेंगे कि गांव से गांव कहाँ गायब हो गया है, क्या चीजें हैं गांव की जो अब गांव में दिखती नहीं, पहले दिखती थी। रहन सहन, तौर तरीके, छोटी छोटी यूटिलिटी की हैंडमेड चीजें क्या क्या है और क्या क्या बचाना जरूरी है, क्या बचाने में ऊर्जा न लगाना भी जरूरी है। इस पर बात होगी। गांव देहात से ही मैं और बाबा आते हैं। नितिन के बारे में मैं कह नहीं सकता, रहा हूँ, पढ़ा हूँ, हाँ, कुछ साल गांव। हाँ, और प्रतीक्षा गांव में नहीं रही है, लेकिन कभी कभी कवरेज करने और एक बार प्रतीक्षा आप गई हैं गांव? मैं एक आध बार गांव गई हूँ और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है गांव में, हाँ, चाचा बुआ। ठीक है, तो आज इस पर बात होगी और इसके बाद बात होगी स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई के उन सब्जेक्ट्स की जो सबसे कंटाल और सबसे बुरे लगते थे। मतलब कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी के काम नहीं आए, और कौन से सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि सबसे काम के निकले? कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इसमें स्कोप ज्यादा है? तो बाबा, प्रतीक्षा और नितिन के फेवरेट, और फेवरेट का उल्टा क्या होता है? फेवरेट का उल्टा हेटेड, प्रिय और अप्रिय सब्जेक्ट्स कौन से थे, उन पर आज बात होगी। और फिर थोड़ी बात गुस्से की करेंगे और जानेंगे कि हाउ दीज फेलाज टैकल देयर एंगर। गुस्से में दुर्वासा ऋषि हाथ में कमंडल उठा लेते थे, पिताजी चप्पल उठा लेते थे। मुझे भी दुर्वासा कहा जाता है। हाँ, मुझे वो है, मेरे पास सवाल है। और पर क्या कोई गुस्सा है जो जायज हो सकता है?
और क्या गुस्सा विहीन समाज, गुस्सा विहीन दुनिया संभव है। और आखिर में बात करेंगे कांवड़ियों पर, क्यों कांवड़िए या कांवड़ यात्रा या शबे बारात, दोनों भी किसी भी तरह की बात, किसी भी धर्म के धार्मिक जुलूस की जो सामूहिकता है वो डरावनी लगती है। क्या ये सामूहिकता, हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग, हाँ, इनके बारे में मतलब बातचीत करेंगे। हाँ, इनके बारे में बात करेंगे और इनका अगर कोई कैरेक्टर खींच सकें तो वो क्या होगा। और बिजार खबरें तो आती रहेंगी इस बीच, पर शुरू करते हैं गांव से। और गांव पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के बक्सर से रोहित ओझा ने बाबा चिट्ठी भेजी थी, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा था कि गांव के शहरीकरण पर थोड़ी बात होनी चाहिए। उन्होंने भोजपुरी में लिखा था, मैं एक बार उसको याद दिला देता हूँ, एक लाइन, तनी कहियो गांव के शहरीकरण पर चर्चा हो जाई तो मजा आईत, कहें कि अब गांव से खाटी माची गगरी मटका हरिश जुआठ इनार सब गायबे हो गइल बा, तो कहियो चर्चा हो जाए महुआ और ओकर इस्तेमाल पर भी। और बाबा आपने कहा था कि शहर एक बार किनारे रखिए, गांव में ही गांव अब नहीं बचा है, शहरों का अतिक्रमण आक्रमण तो एक अलग बात है। तो इनका शहरीकरण का जो कैसे शहर गांव में घुस गया है वो इसमें समाहित है जब हम कहते हैं कि गांव में गांव कैसे मर रहा है। और इन दोनों गांव की हम चर्चा करेंगे, उस गांव की भी जिसको मर जाना चाहिए था लेकिन मर नहीं रहा है, और जिसको जिंदा रहना चाहिए था वो मर गया है। तो दोनों ही गांवों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जैसे मैं मतलब मेरा पहला सवाल आपसे इसलिए एक बार कि उसकी आधारशिला बन जाए बातचीत की, आपने कहा था कि गांव में ही गांव नहीं बचा है, तो आपके लिए गांव का क्या मतलब था जो अब गांव में नहीं बचा हुआ दिखता है आपको? तो देखो, गांव का जब भी जिक्र आता है मेरी चेतना में, जब एक शब्द के रूप में मैं गांव बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, तो दोनों तरह की छवि आती है। मैं कोई इस तरह की परिपाटी का नहीं हूं कि केवल अच्छा बिंब ही देखूं या गांव को लेके कोई नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, ये तो बड़ी अच्छी जगह होती है, भारत के गांव बड़े हरे भरे होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, मासूम से लोग होते हैं। तो इस तरह की किसी वांग्मय में, इस तरह की किसी बीमारी से मैं ग्रस्त नहीं हूं। लेकिन ये जरूर है कि गांव में जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे हमेशा लगी, जो शहरों में मिसिंग होती है, वो होती है कि गांव के रहन सहन का जो पूरा तरीका है, जो उत्तरजीवित्व वहां पे, उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत जबरदस्त होती है। चीजों को खुद तैयार करना, उसके लिए किसी बाजार पर आश्रित नहीं होना या किसी एक बने बनाए केंद्रीकृत व्यवस्था पर आश्रित नहीं होना, ये एक कमाल की चीज गांव में रही है। जैसे घर में ही बेना बनकर तैयार हो रहा है, दालें दर ली जा रही हैं, धान कूट लिया जा रहा है, जांत पे गेहूं पिस जा रहा है, इतनी सारी चीजें जिसके लिए आप बहुत तरह की निर्भरताएं शहर में अन्य चीजों पे रखते हैं। फुलवारी आपकी बनी हुई है, लौकी की बेल आपने छपरे पे चढ़ा रखी है, पीछे मिर्चा बोया हुआ है, तुलसी का पौधा रोपा हुआ है, इस तरह की चीजें, हल्दी सूख रही हैं, मिर्चा सूख रही हैं, अचार बनाए जा रहे हैं, सिरके बन रहे हैं, राब बन रही है, तमाम तरह की चीजें। लोग चरपैया भी गांव में खुद ही बनाते थे, छप्पर खुद बांधे जाते थे और आवाज देके शाम को, दिन भर में तैयार किया गया छप्पर, शाम को आवाज दे करके लोग इकट्ठा कर लिए जाते थे और वो छप्पर उठा करके तान देते थे। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो जीवन जीने के लिए किसी भी केंद्रीकृत व्यवस्था पर निर्भरता, और मुझे लगता है कि गांधी इसीलिए गांवों की तारीफ करते थे और विकेंद्रीकरण की बात करते थे। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कई सारी बुराइयां भी हैं, क्योंकि निर्भरता को कम करने के लिए ही, निपटान के लिए भी लोग बाहर ही जाते थे। वो अभी आधा बुराइयों पे आते हैं। हाँ, तो उस पे आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत चीज थी, जिसमें कि हर घर खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट संकुल जैसा होता था और लोग कोशिश करते थे वैसा बनने की या उस तरह का कर पाने की। बाजार पे बहुत कम आश्रित गांव के लोग रहे हैं, तुलना अगर करें शहरों से, तो ये गांव की बहुत खूबसूरत चीज रही है। नितिन, आपसे, आपका गांवों से क्या एक्सपीरियंस रहा है बचपन में, और अभी आपसे मैं पूछूं कि कौन सी चीजें, मतलब आपका क्या मन होता है कि एक बार जाके गांव में छू लें, देख लें, खा लें, जो 5 इंद्रियां हैं उनको देहाती चीजों ने कैसे तुष्ट किया आपके लिए? आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे? वैसे जब शुरू में
पिताजी की नौकरी बाहर थी, तो हम लोग छुट्टियों में गांव जाते थे और बहुत क्रेज रहता था नानी के गांव जाने का, दादी के गांव जाने का। दोनों की अपनी अपनी वजह थी। नानी के गांव में बाग थे, ट्यूबवेल थी, और दादी के गांव में बहुत सारा क्रिकेट था, बहुत सारे बच्चे थे, और बिल्कुल गांव से लगकर एक नहर बहती थी जहाँ एक बड़ा शांत सा मंदिर था। तो वो दिमाग में रहता था हर बार, हर साल, कि जब छुट्टियां होंगी तो वहां जाना होगा, वहां फिर पिछले साल जो दोस्त बने थे एक बार फिर से मिलेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसा संयोग बना कि 1 डेढ़ 2 साल के करीब मुझे खुद गांव में ही रहना पड़ा, और वहां पर मैं पढ़ा भी। जिस स्कूल को बाहर से देखते थे उसे अंदर से देखा, और गांव में जो 5-10 दिन हम आते थे उसमें जो बड़ी चीजें खूबसूरत लगती थी, फिर उसके भीतर कुछ बदसूरत चीजें भी थी, वो भी साफ साफ दिखने लगी। गली मोहल्ले सब जातियों के हिसाब से बटे हुए, कोई किसी मोहल्ले में घुसना पसंद करता था, कोई कहीं नहीं भी करता था, और बहुत सारी चीजें जो फिर उस तरह से देखी जैसे गांव वाले जीते हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा गांव जिया होगा, क्योंकि 1 डेढ़ 2 साल भी कम होता है, लेकिन हाँ, काफी हद तक फिर गांव जिया। और इसलिए गांव से जुड़े हुए कुछ जो मिक्स्ड एक्सपीरियंस हैं वो मेरे साथ आज भी हैं। तो अच्छी बुरी दोनों बातें हैं, जैसा अभी बाबा ने बताया भी, लेकिन 2-4 शेर हैं जो अक्सर मैं गांव के बारे में पढ़ता रहता हूँ, और उसमें नॉस्टैल्जिया भी है, उसमें दर्द भी है। तो ऐसे कुछ शेर हैं, जैसे मैं 2-4 शेर आपको बताऊं कि आरिफ शफीक का शेर था, जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। तो ये बड़ा प्यारा शेर है, और ये बताता है कि गांव का आदमी धीरे धीरे शहरी क्यों बना। हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता हम देखते हैं वो नगरीय सभ्यता है। तो ये बताता है कि शुरू में तो शायद सब कुछ गांव ही था, लेकिन इंसान जो है वो धीरे धीरे नागरिक बनता है, नगर में रहता है। और गांव और शहर के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही लगता है मुझे कि गांव में जिस तरह की आइडेंटिटी होती है किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई, वो शहरों में नहीं रह पाती। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात के बहुत बड़े समर्थक थे कि गांव में जो दलित रहते हैं उन्हें शहरों की तरफ चला जाना चाहिए। हाँ, मतलब गांधी और अंबेडकर का गांवों को लेकर के जो विजन है, बिल्कुल, उसमें काफी डिफरेंसेस दिखते हैं। बहुत बिल्कुल है, और बहुत जायज डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल, इस पर शोध हुआ है, बहुत शोध हुआ है। गांव का जो मॉडल है, कैसा गांव होना चाहिए, आजादी के बाद कैसा होना चाहिए, गांव में गांव को क्या ताकत मिलनी चाहिए। जैसे अंबेडकर इस बात के बहुत पक्षधर नहीं थे कि गांव के पंचों, सरपंचों, मुखियाओं को बहुत ताकत मिल जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि इतने सालों से इन्हें ताकत मिली थी तो इन्होंने क्या किया, जाति बिरादरी के हिसाब से सो कॉल्ड इंसाफ किए। लेकिन वहीं गांधी इस बात को लेकर बहुत मुतमईन थे कि यदि गांवों को हम मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। दो बड़े विचारक हैं इस मुल्क के, दोनों ही, गांधी और अंबेडकर, और दोनों के पक्षों को जब आप पढ़ेंगे, दोनों की बातों को अगर आप पढ़ेंगे तो सहमत हुए बगैर नहीं रह सकेंगे बहुत सारी चीजों में। लेकिन बस एक चीज है जो समझनी चाहिए कि अंबेडकर के जो विचार हैं वो बने हैं गांव में रहकर, और गांधी के जो विचार हैं वो गांव को बहुत आदर्श मानते हैं। गांधी खुद गांव में नहीं रहते थे, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान गांव में बहुत प्रवास किया, और एक बड़ा जो उनके दिमाग में आइडिया था वो ये था कि 2/3 आबादी गांव में बसती है तो गांव की चर्चा होनी जरूरी है। और एक और बात बता दूं कि अंबेडकर तो उनके वैचारिक विरोधी थे, नेहरू जो वाकई उनके वैचारिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, वो भी गांधी से बहुत सहमत नहीं है गांव को लेकर। और अगर किसी को ज्यादा समझना हो कि गांधी ने गांव को लेकर क्या कहा, तो हिंद स्वराज उसके लिए बढ़िया दस्तावेज है। हाँ, बहुत छोटी पतली सी किताब है, लेकिन मजेदार, बहुत बढ़िया किताब, पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन ये दोनों का कबाड़ा हो गया गुरु, है ना। अंबेडकर की दृष्टि में एक ही संकट है। अंबेडकर की सारी बातों को जायज पाते हुए मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि गांव क्या खत्म हो पाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अभी तो 70 साल में नहीं हुए, है ना। तो गांव तो एग्जिस्ट करेगा, तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा हो। बाबा, अमेरिका और इंग्लैंड में गांव खत्म नहीं हो पाए। हाँ, तो और यहाँ पे खत्म नहीं होना है, क्योंकि एक आबादी तो बनी हुई है, सबको आप शहरों में ला नहीं सकते। आपके शहर जीविका के लिए इतनी महंगी और इतनी दुरूह जगहें हैं कि उनकी तरफ पलायन होते हुए भी कई सारे लोग अभी भी बचते हैं कि ना जाना पड़े। स्वप्न सबके हैं, लेकिन खेती लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपनी जो समाज बिरादरी है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी जो पारंपरिक चीजें हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ की मजबूरी है और कुछ को लगता है कि वो जरूरी है। दोनों तरह की चीजें हैं। तो अंबेडकर जी की दृष्टि में बस एक ही संकट था कि
जब तक लोग गांव से निकलेंगे नहीं तब तक गांव का हो क्या। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो गांव में रहेगा, तो गांव को आप कंट्रोल जल तो दबा नहीं सकते हैं कि भारत के नक्शे से सारे गांव अचानक से डिलीट हो गए और सब शहर बन गए, वो तो संभव होगा नहीं। दूसरी जो समस्या गांधी के साथ में है, जो कि उन्होंने जो गोलगोबर हुआ उनके पूरे विचार का, कि जिस तरह के विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज की कल्पना उन्होंने की, हमने क्या किया कि शहरों को गांव में घुसौने की कोशिश की, बिल्कुल, है ना। और उससे जो वहां पे बंटवारा था, वहां पे जो पावर इक्वेशंस थे वो और मजबूत होते चले गए, वो खाइयां और गहरी होती चली गई। तो मतलब आप प्रोफेसर तुलसीराम की मुर्दहिया और मल्लिकार्णिका पढ़ें या ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई गांव में साधन आके भी किन के पास गया, गांवों में जो शहर घुसा तो उसका लाभ किन लोगों ने लिया, गांव तक जब सड़क पहुंची तो किनको सबसे पहले उसको अपने वाहनों से रौंदने का, उन पे चलने का, उन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का, इन सब का लाभ मिला। तो ये जो अंबेडकर की चिंता थी वो एकदम जायज चिंता थी, और गांधी का जो ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज है वो कहीं पे भी उसको एड्रेस कर नहीं पाया जिस तरह से होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के दोनों के ही विचारों का स्वतंत्र भारत में पिछले 70 सालों में कमाला ही होता रहा दोनों के साथ में। और जो सामान्य मानविकी के लिए होना चाहिए था वो हुआ नहीं भैया गांव में। सामान्य मानविकी शब्द जो है ना वो बहुत प्यारा है। खालिद सिद्दीकी का शेर याद आया कुलदीप मुझे, इसके बाद आप बताइए गांव के एक्सपीरियंस अपने। उसमें लिखा था, एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और गांव शहर की वुसअत में खो गया। हाँ, और सामान्य मानविकी के साथ साथ सामान्य मानविकी में एक आबादी, एक भागीदारी महिलाओं की भी है। और गांवों जैसे हम बात करते हैं और देखते हैं, हमने तमाम जनसंहार की घटनाएं सुनी है हमारे देश में, जाति जनसंहार की, जो गांवों में होते हैं, जो जिनमें जाति मुख्य कैटलिस्ट होती है। महिलाओं का कोई ऐसा जनसंहार नहीं होता, उनके खिलाफ अलग तरह के अपराध हैं जो उनकी यौनिकता से जुड़े हैं, और वो अगर यौनिकता से नहीं जुड़े हैं तो वो डेली बेसिस के ऑपरेशन से जुड़े हैं, डेली बेसिस की थोपी गई कंडीशनिंग से जुड़े हैं, जो गांवों में शायद ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। प्रतीक्षा? बिल्कुल, अगर आप लोगों को याद हो, बीते कुछ समय पहले एक सिलबट्टा डिबेट छिड़ी थी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत बात हुई। नितिन को मोस्ट प्रोबेबली याद होगा, सोशल मीडिया का वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल, 3rd 4th 5th कुछ था, वो शुक्ला जी ने लिख दिया था वो। बिल्कुल याद। तो वर्ल्ड वॉर था, और वो बिल्कुल सही वजह से था, क्योंकि उसमें जैसे अभी बाबा ने भी जिक्र किया कि बहुत सेल्फ सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं वो घर पे ही कर ली जा रही हैं, मगर घर पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, पुरुष भी बहुत काम कर रहे हैं, महिलाएं भी बहुत काम कर रही हैं, लेकिन घर पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कितना ज्यादा औरतों के ऊपर आ रहा है। और आपको कोई भी स्टडी बता देगी कि ग्रामीण औरत जो है, शहरी औरत भी करती है, लेकिन खासकर ग्रामीण औरत पुरुष के मुकाबले एवरेज बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो घर में पूरा काम कर रही है, किचन में पूरा काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, बच्चों को नहला धुला के बाहर भेज रही है, उसके बाद वो शाम को खेतों में भी जा रही है। तो एक कंप्लीट उसके ऊपर बर्डन है काम करने का। तो डिवीजन ऑफ लेबर को लेके एक ये जो बात है ये तो है ही, और बाकी महिलाओं को लेकर जिस तरह की खबरें ग्रामीण समाज से आती रहती हैं कि शौच के लिए निकली थी लड़की और उसका यौन शोषण हुआ, या किसी और काम के लिए खेत में काम करने के लिए, घास काटने के लिए। और ये और ज्यादा गहरा जाता है ये डिफरेंस जब उसमें जाति इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि अगर दलित महिला इन्वॉल्व हो किसी तरह के इस तरह के सेक्सुअल क्राइम में, तो उसके अलग ही माने हो जाते हैं। लोग विश्वास भी नहीं करते, लोग ये कह देते हैं कि उसके साथ थोड़ी हुआ होगा, एक ऊंची जात का क्यों आदमी नीची जात की औरत को हाथ लगाएगा। तो इस तरह की बातें महिलाओं के लिए कही जाती हैं। तो मैंने एक बार बहुत पहले भी लिखा था कि मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस छोटे शहर के जो हैं वो कुछ हद तक गांव के करीब है, एंटायरली नहीं लेकिन कुछ हद तक गांव के करीब है। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे नॉस्टैल्जिया अलग है,
हमारे पुरुषों के मुकाबले हमारे नॉस्टैल्जिया अलग है। अगर मैं सच कह रही हूँ, अगर, और ये सुनने में बहुत अटपटा लग सकता है, लेकिन मुझे अगर कभी ऑप्शन दिया जाए, मैंने बहुत लोगों को सुना है ये कहते हुए कि हम गांव जाना चाहते हैं, गांव में जीना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेके आगे की जिंदगी गांव में गुजारना चाहते हैं। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए शहर, खासकर मेट्रो सिटीज, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए हैं, जिस तरह के मौकों से भरे हुए हैं, वो गांव में नहीं मिलती है। बिल्कुल 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 नहीं, ये तो बात सही है। राजेंद्र यादव इस मामले में कथाकार संजीव को बहुत कोसते थे कि तुम पूरी जिंदगी दिल्ली में रहते चले आ रहे हो और गांव के नॉस्टैल्जिया में ग्रस्त रहते हो, हमेशा की गांव की तरफ जाना चाहिए। तो गांव एक ऐसे स्वप्न की तरह है ना, लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत दिल्ली बहुत बुरी है। ये सारी बात वही लोग कह रहे होते हैं जो 20 साल से दिल्ली में जमे हुए होते हैं। शायर ताहिर अजीम जैसे, शहर की भीड़ में चल तो रहा हूँ, जहन में पर गांव का नक्शा रखा है। आज तो भाई साहब शेर ही शेर ने तिल लिख के लाया। असल में मैंने गांव के शेर बहुत पढ़े हैं, मैंने एक वो इस्तेमाल कर दूं एक, लेकिन ना मैं जैसे वो एक शेर एक और है ना कि तुम्हारे शहर में मैयत तो सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। मुझे ना ये शेर मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगते, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि आप गांव जाइए, गांवों में जमीन के मुकदमे, खेत की लड़ाइयाँ, रिश्तेदारों पटीदारों में जलन मारपीट ज्यादा है। मैं 2 बार अपने जीवन में ठगा गया हूँ, मतलब बचपन में, यूं तो कई बार, पर जो सामने सामने ठगा गया किशोरावस्था में, और दोनों बार गांव में। अपने ही रिश्तेदारों के बच्चों ने, हम उम्र बच्चों ने मुझे मूर्ख बनाया। मैं बताता हूँ, मैं गांव में था एक बार, शायद 12-13 साल का था, और हम लोग वो तालाब जब सूख जाता है ना, तो उसके नीचे की जो मिट्टी होती है, बाबा जानते होंगे, चाद होती है, उसको ना पीली मिट्टी नहीं होती, वो थोड़ी स्टिकी सी होती है, ग्रे कलर की मिट्टी होती है। वो मिट्टी लीपने में काम आती है। तो वो मिट्टी लेने हम गए, मतलब उससे तो मतलब मेरे पड़ोसियों मिट्टी होती है, उससे लीपने के भी काम आती है, और चूल्हे उल्हे मजबूत बनते हैं उससे। हाँ, तो उसमें अगर आप भूसा मिला के बाइंडिंग कर दें तो बढ़िया चूल्हा बनके तैयार होता है, या अंगीठी बनती है उससे। बिल्कुल। तो वो मेरे पड़ोसियों के बच्चे जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ चला गया। मैं तो छुट्टियों में गया हुआ था, गर्मी की छुट्टियों में गांव। तो बोले आओ चलो तुम्हें घुमाते हैं। तो मैं वहां गया और उस मिट्टी में मेरी चप्पल फंस गई, और मैं पीछे मुड़कर चप्पल देखता, चूंकि वो वैसी होती है, दलदली सी होती है, तो उसमें चप्पल जब फंसी तो एक लड़के ने कहा तुम आओ पहले, हाथ बढ़ा के उसने कहा तुम आगे निकलो, हम चप्पल निकाल देंगे। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ के थोड़ा किनारे में आ गया। तब तक जो है एक दूसरे लड़के ने मेरी चप्पल पर मिट्टी का एक बड़ा ढेला रख दिया चुपके से, जिससे वो चप्पल जो ऊपर थी वो और नीचे दब गई। तो इसके बाद वो सब लोगों ने मिलके मेरी चप्पल ढूंढने का अभिनय किया, और फिर बोले कि भैया मिल नहीं रही है। और बाद में फिर मैं किसी एक बड़े आदमी को, भैया लगते थे, उनको लेके गया, मतलब वयस्क थे वो। तो उन्होंने फावड़े से चप्पल खोजनी शुरू की, उन्हें ढेले के नीचे चप्पल मिली, तो उनको कहानी समझ में आई। उन्होंने बुलाया कि कौन कौन था, उन्होंने डांटा कि ऐसा मजाक करते हो तुम। तो और वो बच्चों ने मान लिया, पर एक दूसरे पे टालते रहे कि इनका प्लान था, इनका प्लान था। और अच्छा, मैं बुद्धिमान था, मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में ठीक था, मैं बुद्धिमान समझता था खुद को, पर मैं ठगा गया गांव के कुछ मेरे ही हमउम्र बच्चों की तरफ से। तो ये जो ये भी एक स्टीरियोटाइप है ना कि गांव के लोग भोले होते हैं, गांव में रात में शबनम नहीं मोहब्बत बरसती है। मुझे बहुत गांव के लोगों से ज्यादा छैहट कोई होता नहीं है। गांव के लोगों से ज्यादा छैहट कोई होता नहीं है। बहुत ही खतरनाक, और मतलब जो रियल कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं वो गांव में ही बसते हैं। तो देखिए प्रधानी में कितनी हत्याएं हो गई है गांव में, आप देखिए। चुनाव होगा, वही मैं कहने वाला था, अगली बार जब चुनाव होगा तो गांव में जाकर देखना चाहिए। शहर के चुनाव उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने गांव में बैठकर गठबंधन बनते देखे हैं। अब सोचिए कि बरसों से वो लोग वहीं रहते हैं, एक एक घर को जानते हैं, बच्चे सब उनके सामने पैदा हुए हैं जो आज वोटर बन गए। बावजूद इसके गांव का चुनाव किस तरह से मैनिपुलेट कर लिया जाता है, वो बहुत कमाल का है। और अंबेडकर की बात कर रहा था, मैं यही तो कह रहा था, अंबेडकर ने यही कहा था कि गांव की एक बड़ी समस्या ये भी है कि वहां बरसों से एक परिवार रहता चला आ रहा है, तो किसी का पाप कोई भूलता भी नहीं है, किया हो ना किया हो। तो वहां पर चुनाव हो, वहां का समाज हो, वहां अड्डेबाजी हो, लंबे समय तक एक जैसा रहता है। उसमें बहुत जो है अलग अलग तरह का रंग नहीं दिखेगा। ऊपर से देखने वालों को लगेगा कि गांव में बहुत तरह के रंग हैं, लेकिन जब आप गांव की जमीन पर उतरेंगे
तो वहां पाएंगे कि एक गली एक ही रंग की। मैं ना एक किस्सा और सुनाता हूँ। गांव में आपको कई बार, अगर आप शहर से गांव गए हैं, ऐसी बातें, ऐसे तंज सुनने को मिल जाएंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये तंज था कि अपमान था। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था, नाम लेना ठीक नहीं है, और वो बताते हैं, वो मतलब वो शहर के रहने वाले, और वो गाँव गए होंगे, और एक सुबह सोकर उठे, कमरे से बाहर निकले सुबह सुबह, तो बाहर जो है आंगन में पटीदार आए हुए थे, मुंह में दातून लिए हुए, लुंगी बनियान में। तो वो पटीदार बोले कि का भैया कब आए शहर से? तो ये बोले कि आए 2 दिन पहले। तो पटीदार बोले 2 दिन पहले आया और अब ही निकला था कमरा से? तो अबे तोहार बिया होई दिया, फिर देखी थी तू पहले निकलत है कि तोहार मेहरारू। मतलब शादी होने तो फिर देखता हूँ तुम पहले निकलते हो कि या तुम्हारी पत्नी पहले निकलती है। अब बताइए इसका जो भी मतलब हो, लेकिन मैं खुद इस विचार का आदमी हूँ, लोगों को छोटी छोटी चीजों पर ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, और बात बस ये है कि ये भोलापन नहीं है। ये चाहे जो हो, ये कहीं से भोलापन तो नहीं। अच्छा, तो कुलदीप ने अपना एक किस्सा सुनाया, और मेरे पास एक किस्सा है जो मैंने ऑफ कोर्स सुना हुआ है, मेरा कोई एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं है फर्स्ट हैंड गांव का। तो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये किस्सा सुनाया था। गांव में वो रहे अपने मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके बाद वो शहर में शिफ्ट हो गए। तो वो बताते हैं कि वो एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में काम करते थे, और जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि गांव के लोग कितने ज्यादा कॉन्स्पिरेसी में विश्वास रखते हैं और कितने बवालिया हो सकते हैं, उसी का ये उदाहरण है कि वो वहां काम करते थे, और अक्सर वहां लड़के आया करते थे कि हमारी लड़की से बात करवा दो, फलानी लड़की से, क्योंकि मोबाइल उस समय नए नए थे, सबके पास थे नहीं, और उनको अपनी प्रेमिकाओं से बात करनी है, प्रेमिकाओं को प्रेमियों से बात करनी है। तो वो लोग आते थे और ये बिचौलिया बन के उनकी कॉल्स लगवाते थे, और युवा प्रेमी जिस भी तरह की बात करते हैं उसमें सब कुछ शामिल होता था, और वो ये लोग रिकॉर्ड करते थे और फिर उसके बाद सुनते भी थे और दूसरों को भी सुनाते थे। तो ये एक उदाहरण है। नहीं, ये उंगली करने की जो एक आदत होती है ना, कि चलती हुई साइकिल के पहिए में कैसे लकड़ी फंसा दें, है ना, भले ही गिरे ना, चुचुर चुचुर की आवाज तो होगी, लकड़ी टूटेगी, मजा आएगा, है ना। चौराहे पे बैठ करके फसल कट गई है तो अपना बैठ के कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही, कह रहे यार इनका लड़का आजकल बहुत हीरो हंडा चला रहा, देखो जब नहीं तब ये कहती मैं कहती। अब इसी को देख के तो गांव के ये सारे दोष हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये हम लोग गांव की आलोचना में या इन सब चीजों में धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे। संकट जो जैसे जो प्रतीक्षा कर रही थी, मुझे लगता है कि शहरों में भी महिलाओं की स्थिति वैसी ही है ना। अगर आप ये पाएंगे कि घर में कोई बड़ा आदमी रह रहा है, एक ही एसी है, तो फिर वो बड़े आदमी को वो मतलब, और खास करके महिलाओं को सोने के लिए जगह नहीं मिलती है कि वो एसी वाले कमरे में या कूलर वाले कमरे में सो पाए। कूलर घर में अगर लगा हुआ है तो सबसे पहले लड़कों का और पुरुषों का उसके ऊपर अधिकार बन जाता है, लड़कियों का और महिलाओं का नंबर बहुत बाद में आता है। आप शहर में आ गई हैं तो आपको नौकरी भी करनी है और नौकरी के साथ साथ घर भी संभालना है। हम लोग एक एपिसोड में ग्रेट इंडियन किचन की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उस तरह की कहानियां हर तरफ हैं। और आप शहरों में देख लें तो जो मोटे मोटे काम पुरुष गांव में खुद कर लेते हैं वो भी नहीं कर रहे होते हैं शहर में आकर। मुझे शहर के पुरुष और ज्यादा बेशरम और नाकारे नजर आते हैं। गांव में आदमी नहाने तो खुद चला जाता है, यहाँ तो टॉवल देने वाला एक आदमी चाहिए। और कितने घरों की ये त्रासद कहानी है कि गांव का आदमी अपनी चड्ढी और अगौछा कछार के तार पे डाल देता है, लेकिन शहर में गीला तौलिया बेड पे छोड़ के लोग जाते हैं, और ऐसे लोगों को मतलब 100 करोड़ की सजा मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए। गीला तौलिया बेड, ये वो बेबाक बुधवार वाले हैं, वो वाले ये कैसे कर लेते हो, हाँ ये कैसे कर लेते हो वाले हैं। और बाबा ये देखिए, मेरे जानकारी में जितने लड़के हमारे यहाँ पढ़ते थे साथ में स्कूल में गांव में, उसके बाद सबकी नौकरियां वोकरियां लग गई, खेती बाड़ी किसी को करनी नहीं थी तो गांव आ गए, मतलब गांव से शहर आ गए, नौकरियां लग गई, करने लगे, शादियां कर ली तो पत्नी जो है गांव में छोड़ती, तो वो तो वहां सास ससुर की सेवा में लगी रही। लड़के ने अपनी पत्नी को गांव में तब तक छोड़े रखा जब तक उसे एहसास नहीं हो गया कि अब होटल की रोटियां चाबे नहीं चबेंगी। फिर लेके आया, तो उसका काम तो वही बना हुआ है, चाहे गांव में करे चाहे। लेकिन मैं तो इसमें इस पूरे बिंब में हम लोग क्योंकि विषय पे आ जाएं, इसलिए जो शहर वाला मामला है वो उसको मैं इसी तरह से देखता हूं कि गांव में जो शहरीकरण पहुंचा उसके कुछ लाभ तो हुए कि स्कूल बन गए, प्राथमिक चिकित्सालय बन गए, लेकिन अब हुआ क्या कि वो बहुत ही
टोकन जैसा रहा, क्योंकि गांव हमेशा ये लगता है ना कि अरे यहाँ पे तो नहीं भी होगा तो चलेगा, तो है ना, डॉक्टर नहीं भी गया तब भी चल रहा है। आप कभी कल्पना कीजिए ना कि इस देश में दिल्ली जैसा महानगर त्राहिमाम करता नजर आया ऑक्सीजन पे, लेकिन आपने कभी ये त्राहिमाम सुना है कि भारत के गांवों से डॉक्टर भेजने की मांग उठ रही है और उसके ऊपर तमाम चैनल लाइव हैं, तमाम अखबार उसको हेडलाइन बना रहे हैं, उसको कवर पे छाप रहे हैं, वहां पे डॉक्टर भी नहीं है। तो इस तरह की दुश्वारियां गांव की जिंदगी के साथ में हैं। तो शहर जो गया है, जिस तरह से जाना चाहिए था उस तरह से नहीं गया। ये सबसे बड़ा संकट है कि गली आपने बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लोग वहां तक पहुंच सकें, आप प्रचार करने जा सकें, वहां पे वोट मांग के आ सकें, और गांव में जो लोग प्रधान बन गए हैं उनको अब 4 पहिए पे चलना है, बैलगाड़ी से तो प्रधानी का चुनाव होता नहीं है, तो या ब्लॉक प्रमुखी नहीं होती है। तो ये जो कायांतरण हुआ है, बहुत पैसा बनाया है लोगों ने पंचायती चुनाव। किसान मोर्चे के अध्यक्षों का घर शहरों में ही है, सबके बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं। तो जो गरीब है वो गांव में छूट जाएगा, या जिसके पास कोई राजनीतिक और सांस्कृतिक या सामाजिक कारण है वहां पे बने रहने का, संपत्तिगत कारण है, वो वहां पे बना रहेगा, अन्यथा गरीब ही गांव में रहेगा। और इसलिए गरीब के साथ कुछ भी किया जा सकता है, ये व्यवस्था भी मानती है, ये राजनीतिक पार्टियां भी मानती हैं। तो वहां पे जो शहर पहुंचा है, उस शहर से पहले वहां पे दूसरी तरह की चीजें पहुंचनी चाहिए थी। थोड़ा सा गांधी का मॉडल वहां पे होना चाहिए था कि सैनिटेशन से लेकर के साफ पानी से लेकर तमाम तरह की चीजें। गांव में इतनी बीमारियां होती हैं, लोग कहते हैं गांव के बनाए स्वस्थ रहते हैं। अरे स्वस्थ आदमी रहेगा ही ना भैया, जब दिन भर डोलते रहोगे। अगर हगने के लिए भी आपको 2 किलोमीटर रोज चलना पड़े, है ना, और 2 टाइम 4 किलोमीटर आप 3-4 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आप तो फिट रहेंगे ही शहर के आदमी से। लेकिन पानी तो आप जहरीला ही पी रहे हैं वहां पे। तालाबों का पानी आप देख लीजिए, कुओं का पानी देख लीजिए, तो अजीब सी स्थिति अभी बन गई है। और इसलिए आप देखें कि भयंकर बीमारियों का संकट है, लॉ एंड ऑर्डर का संकट है गांव में, कास्ट की जो नासूर है वो तो है ही, मतलब वो तो पैर में पक ही गया है, वो पैर काटे बिना जाएगा नहीं, इस तरह का है। जो किस्सा याद आ गया, लेकिन बाबा मुझे इस पर आपकी कास्ट वाली बात से किस्सा याद आया। वो दौर था जब हम शहर से गांव जाते थे छुट्टी मनाने। तो क्या था कि हम लोगों की तो आदत थी संडे को बैठ के श्री कृष्णा देखते थे। तो शहर में तो ठीक है, स्पेशल नाश्ता उस दिन बनता था और सब बैठ के श्री कृष्णा देखते थे, और शक्तिमान तक वो सिलसिला चलता था ऐसे ही, और उसके बाद इंडी पॉप गाने चलते थे। यार वो शक्तिमान में किसी और ने भी ये किया है क्या? मैं उसका गाना सुनता था, मुझे लगता था वो बोलता है ये अमिताभ नहीं है, ये इंसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया ऐसा मुकेश खन्ना ने। तो उसके बाद क्या था, लेकिन गांव में बड़ा क्रेज था सारे सीरियल्स देखने का, पर बिजली आती नहीं थी। तो वहां क्या था कि बीती रात जो बिजली आई होती थी तो सब लोग अपने बैटरी चार्ज पे लगा देते थे। बैटरी बोला तुमने, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बैटरा बड़ा अच्छा शब्द है। हाँ, बैटरा। हाँ, और ट्रैक्टर वगैरह में भी जो रहते थे उसे भी चार्ज पे लगाते थे कि भाई ये बैकअप है हमारा। तो उसके बाद ये था कि सब लोग अपना 9 बजे किसी एक आदमी के घर पहुंचते थे, किसी एक परिवार में। मतलब अगर कोई दलित बस्ती है तो वहां किसी के यहाँ टीवी होगा तो दलित लोग वहां इकट्ठे होते थे। जो राजपूतों का है वो लोग किसी एक घर में होते थे। तो टीवी सब पर थे नहीं, तो वहां क्या होता था, टीवी चलता था और कुछ बेड पर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कोने कोने में लोग अपना इकट्ठे हुए हैं। और जब बीच में विज्ञापन आता था तो उसकी आवाज या तो कम कर देते थे या कहते थे बंद कर दो। तो उन्हें लगता था इससे हमारी जो बैटरी है वो बच जाएगी थोड़ी। फिर चलता था तो एक दूसरे को चुप कराते थे। एक बार क्या हुआ, चलते चलते बीच में टीवी बंद हो गया, बैटरी जो है डाउन हो गई। तो आपस में गाली गलौज शुरू हो गई। जिसके घर में रखा था उसे बहुत गालियां दी। आए हुए लोगों ने, आसपास के मोहल्ले वालों ने, कह रहे चार्ज नहीं था, पहले बता देता, हम तो वहां चले जाते। अब बीच में सीरियल चल रहा था तो सब ने भागना दौड़ना शुरू किया। अब एक जो टोला था, एक समूह था, वो किसी गांव के किसी और हिस्से में जाने लगा। तो मैं पीछे पीछे लग गया उनके कि चलो मैं भी वहीं देखूंगा। तो मैं चलता रहा। तो वो एक गली में घुसे, फिर कुछ और अंदर सघन गलियां आई, और वैसे ढूंढते ढूंढते वो किसी एक घर में गए और वहां खड़े होकर उन्होंने देखना शुरू कर दिया। पहली बहुत भीड़ थी अंदर, अब मैं भी वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर में मैंने वहां कुछ चेहरे देखे उन लड़कों के जो हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें टीम में नहीं रखते थे कुछ लोग। और मैं शहर से था, मुझे पता नहीं था, मैं रखता था। तो मैंने धीरे से ऐसे कोहनी मार के कहा कि ये भी खड़ा है। बोला उसी का घर है। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाया। मुझे समझ में आ गया कि अगर श्री कृष्णा के बीच में बैटरी डाउन हो गया तो उन बस्तियों में, उन घरों में जाना प्रतिबंधित नहीं है जिनके लड़कों को टीम में खिलाना पसंद नहीं करते नॉर्मली।
बिल्कुल। वो वैसे टेक्नोलॉजी, मैं ये बिल्कुल सही जगह लेके आया हूँ। मैं बाबा आपकी बात है, जैसे टेक्नोलॉजी के आने से या फोन और इंटरनेट के आ जाने से गाँवों में जीवन कैसे बदला है, गाँव के नौजवान पहले क्या करते दिखते थे और अब क्या करते हैं। क्योंकि जैसे छुटपन में जब उस तरह से शायद मोबाइल फोन्स आ रहे होंगे, पर गाँवों तक तो कोई भी फोन नहीं पहुंचा था, तो उस बिजली भी नहीं थी तब मेरे गाँव में। तो जो छवियां हैं ना दिमाग में मेरे, वो ऐसे गांव के नौजवानों की ऐसे शरीर सौष्ठव की हैं, वो पतले दुबले भी होते थे लेकिन बहुत एक गठीला बना हुआ शरीर होता था। और जो हमारे यहाँ सरिया बोलते हैं जिसमें जानवरों को रखा जाता है, मतलब जहाँ भी जानवर एक छत के नीचे, उसको सरिया हमारे अवधि में हमारे यहाँ बोलते हैं। तो वो लोग अक्सर ऐसी छवियां हैं मेरे दिमाग में, ऐसे गठीले शरीर वाले नौजवानों की जो फावड़ा चला रहे हैं सरिया में, और वहाँ जो जानवरों का जमा किया हुआ महीनों का गोबर है उसे टोकरियों में भर रहे हैं जिसे खेतों में फेंका जाना है, या वो चारा काटने वाली जो मैनुअल मशीन आती है वहाँ उस पर वो अपने पड़ोसी के यहाँ या किसी बुजुर्ग महिला के निवेदन पर उसके यहाँ पे चारा काट रहे हैं, या फिर वो एक समूह में बैठे हैं गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पानी की टंकी की छत पर, और शायद भांग के गोले बांट कर खा रहे हैं और एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर वो अपने पड़ोसियों के घरों में कभी टिंगारी, कभी कुल्हाड़ी, कभी पाटा, कभी फावड़ा उधार मांगने गए हुए हैं, या वो अपनी भैंसों को दूसरों के खेत में चरने के लिए छोड़कर वो आम के बाग में बैठ कर के ताश के पत्तों का हेर फेर कर रहे हैं, या किशोर वह लड़कों को लड़ा रहे हैं, चल तू इसको हरा दे, 1 रुपए की बाजी लग गई, या फिर रात में खुले आसमान के नीचे ऐसे मच्छरदानी लगा के खटिया के नीचे एक लोटा और एक लाठी रख के, तकिया के नीचे एक टॉर्च रख करके सो रहे हैं। लेकिन अब तो भाई साहब इतना चेंजीकरण हो गया अब वो ये है कि खाट मचान पे बैठ के भी गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, इतना तो नहीं हुआ है, लेकिन पबजी जरूर खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब खेल रहे हैं और तकनीक ने बहुत चीजें बदल दी हैं। मैं जिस गांव के लुप्त होने की बात कर रहा था वो वही है कि जिनको नॉस्टैल्जिया में गांव सुंदर लगता है, उनके नॉस्टैल्जिया की बहुत सारी चीजें गांव से खत्म हो चुकी हैं। नीम की दतून करने वाले लोग कम से कम होते जा रहे हैं। अब जो है बुरुस का जमाना है भैया, कि दांत मांज लियो बुरुस ले लियो, है ना। तो वो वाला हिसाब किताब हो गया है। सिरके विरके बनाने की दक्षता और समय दोनों लोगों के पास नहीं है। अधिकतर महिलाएं बैटरी से या बिजली से चलने वाले जो टीवी हैं उस पे धारावाहिक देख रही हैं, और अधिकतर पुरुष बैठ करके डिबेट देख रहे हैं और उन डिबेटों को बहुत सीरियसली सच मान रहे हैं। तो आप एक और चीज है, बहुत छोटी सी बात, कि जैसे हम गीत गायब हो गए हैं, शादियों के या अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के गीत गायब हो गए हैं। जिनके घर खानदान में कुछ पुरानी बुआ अभी भी बुढ़ापे में जिंदा हैं, उनको बुलाया इसलिए आता है कि अरे बुआ बुला ले, एक को गाना गाए वाला क्यों नहीं है। वही नई बहुरिया जो है, नई बहुरिया ना बेचारी वो शहरवाई हैं और ना वो गंवई रह गई हैं। अरे बाबा, आपके कहने से याद आ गया। और ये जो लड़के लफाड़ी हैं जो जवान हो गए हैं, इनसे ना बोरा उठता है ना छप्पर उठता है, ये किसी गत के नहीं है ना। जैसे जो आपने सिरका वाली बात कही ना, उसमें एक लाइन, जैसे आप देखिए कि आपके आसपास अच्छा अचार मेकर कौन है, अचार बनाने वाला किस पीढ़ी का बचा है। अब या तो नानी या दादी के अचार आते हैं, कुछ एक लकी लोग हैं जिनकी मौसियां या बुआएं अचार बना लेती हैं, और आप हमारी पीढ़ी में अचार बनाने की स्किल ट्रांसफर नहीं हो रही है। कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने अचार खुद बनाता हूँ और मैं सिरका भी बनाता हूँ। अच्छा, एक और बाबा ने जो अभी बुआ वाली बात कही, गाने वाली बुआ को जो बुलाते हैं, उससे मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया। मैं काफी समय पहले गांव गई थी, उस समय स्कूल में थी, टीनेजर थी, और शादी थी एक मेरे बड़े भाई की, कजन की। बारात निकल चुकी थी और मुझे ये बात पता नहीं थी कि जब बारात निकल जाती है तो महिलाएं पीछे रुक के गाना बजाना करती हैं, क्योंकि मैंने कोई शादी इस तरीके की देखी नहीं थी। और मुझे नींद आ गई क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, और बीच रात में मेरी नींद खुली और जो दृश्य मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि जिसको एक अगर अर्बन मिडिल क्लास अश्लील बोलेगा, क्योंकि औरतों का गाना बजाना चल रहा था जिसमें मुझे पता नहीं एग्जैक्ट शब्द, उसको गारी बोलते हैं या उसको नकतौरा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जिसमें, और मुझे इतना याद है कि एक महिला पुरुष की तरह उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, एक कोतवाल साहब बन के आती हैं। हाँ, उन्होंने कुर्ता डाला हुआ था, हाथ में लठ था
और सर पे उन्होंने साफा जैसा कुछ बांधा हुआ था और वो एक ऐसा इशारा कर रही थी जो मैंने जैसा बताया कि अर्बन मिडिल क्लास जिसको अश्लील ही बोलेगा। और मैं एकदम नींद में थी और चारपाई पे सोई हुई थी, मेरी आंख खुली और मैंने वो दृश्य देखा और मुझे लगा हाँ ये क्या चल रहा है। और फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह सो सकूं दोबारा, और मैं सो गई। और सुन के बहुत अच्छा लगा कई साल बाद मैं जब कॉलेज में थी और वो इंसिडेंट कभी मेरे दिमाग से गया नहीं। और वो जानते हैं वो मतलब मैंने भी वो देखा है, मतलब मैं छोटा बच्चा था उस समय, लेकिन अब मैं उसको बेहतर एनालाइज कर पाता हूँ। वो उनके लिए ना एक आजादी की रात है। बिल्कुल। और मैं यही बता रही थी कि कई साल बाद मैं जब कॉलेज में थी वो दृश्य मुझे याद था और हम फाइनल ईयर में थे और हमें असाइनमेंट दिया गया और उस असाइनमेंट का टॉपिक था सीक्रेट स्पेसेस फॉर विमेन। और मुझे ये दृश्य याद था और फिर मैंने रिसर्च करके कुछ ग्रामीण महिलाओं से बात करके एक छोटा सा, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन एक उस उम्र के हिसाब से एक छोटा सा असाइनमेंट लिखा। और फिर मैंने देखा कि इस पर कई किताबें भी लिखी गई हैं और कई ऐसे गीत हैं जो इंसेस्ट से भरे हुए हैं, जिसमें समधी समधन और भाई बहन और इन सब के बीच में संबंधों की बात की जाती है। तो उसके मुझे कई साल बाद समझ में आया कि वो चीज बड़ी ही खूबसूरत थी। बिल्कुल। तो ये जो है ना कि गांव में गांव का खत्म होना, क्योंकि ये तो लंबा रायता चल गया है, हम लोग एक ही विषय पे हुक हो गए हैं, लेकिन गांव में गांव का खत्म होना जो है वो इसी तरह से है कि जो चीजें वहां पे मुझे लगता है कि कहीं कहीं किसी किसी रूप में होनी चाहिए थी वो कैसे गायब हो गई। घर में कितने पापड़, कितने तरह के अचार, अमावट जिसको आप आम पापड़ कहते हैं, ये सब चीजें बना करती थी। राब खांड का इंतजाम होता था, खटाइयाँ सूख रही होती थी, मिर्चें सूख रही होती थी, ईमान दस्ते में मसाले कुटते थे, धनिया भुना जाता था, कथरियाँ बनती थी जिसको ठंडा गद्दा आप लोग कहते हैं। पुरानी साड़ियों, पुरानी चादरों को तगिया करके एक ठंडा गद्दा बन जाता है, गर्मी में वो कष्ट नहीं देता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हो गई भैया गायब। बेना बिने जाते थे, बांस की खैंची, वो जो छील करके, छीलन से उसके बेना कहते हैं पंखे को, हाथ वाला पंखा, तो वो बने जाते थे। वो बांस से नहीं तो बाद के समय में वो गत्ता और वो साड़ी का, एक पुरानी साड़ी का एक वो लेकर के उससे भी बनता था। पुस्तक कला का जो घर पे ज्ञान होता था ना, वो असाइनमेंट यही होता था कि बच्चे बच्चियों को इसी काम में लगाया जाता था कि तुम एमा कांच टाँको और तुम एक की झालर बनाओ, है ना, तुम एक का रंगो। तो ये सारी चीजें और इतने सारे पर्व त्योहार, तीज, चौथ, एकादशी, है ना, और फलाना बड़का मंगल की बुढ़वा मंगल और फलाना सोमवार, भादों के इतवार, ये सब रायता चलता रहता था। तो कुछ ना कुछ नए नए किस्म के एंगेजमेंट वहां पर बने रहते थे। मुझे ना सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट क्या लगता था जब मैं गांव जाता था, कि अगर वहां किसी का ब्याह है उस दौरान तो बहुत मजा आता था। क्या है कि खाट इकट्ठी करनी पड़ती थी बारात के आने से पहले, खाट इकट्ठी करो क्योंकि बारात को वहां बैठना है, फिर उनके बीड़ी के मंडल, पान, उसका इंतजाम करना पड़ता था। बारात आ जाए तो खाना बाद में खाते थे, पहले बारात को खिलाते थे और परोसते अपने हाथ से थे। अब क्योंकि हम तो शहर में रहे थे तो आदत थी नहीं उस तरह की, लेकिन पीछे खड़े होके खाना देना अपने हाथ से, भूख लग रही हो जब जोरदार, और चावल दो, रसगुल्ला दो, और दाल दो, और गिरा दो। और बच्चे थे हम तो छोटे छोटे, तो हमें बड़ा मजा आता था लेकिन ये सब करने में। अभी पता चला कि तैयारियों का जो चार्म था ना, हाँ, लेकिन नहीं, आपको ये भाव होता था कि आप मैनेजर हैं। हाँ, मजा आता ना, पूरा गांव मैनेजर हो जाता था। अरे उनके घर में 12 चरपैया है, उनसे कह दे 2 छोड़ के बाकी 10 दे दें, विद्यालय में पहुंचा दीजिए साहेब, विद्यालय में। बिल्कुल, जो एचआर ढूंढता है ना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, वो होती थी सबकी। काले पेंट से नाम लिखना कि बाद में खाट उसी के घर जाए जिसकी है, किसी के यहाँ से रजाई का इकट्ठा करना, बिछौने का। और बारात रुकती थी, पहले रात को भी रुकती थी, तो वो बहुत मजा आता था। और किसी के मान लो 13वीं है तो वहां जाते थे, तो पंगत में बैठना। अब मैं तो धीरे धीरे खाता था, तो मुझे तो यही डर रहता था जाने से पहले कि एक तो हाथ से खाना पड़ेगा, चम्मचों से खाने का तब ज्यादा पता था, हाथ से नहीं खाते थे, हमारे यहाँ था नहीं, शहरों में रहते थे, और गांव में सब हाथ से बढ़िया खाते थे और जल्दी उठ जाते थे खा पी कर। और हम उसमें अभी चुंगली रहे हैं,
तो दूसरी पंगत आ बैठती थी। तो खैर हमें माफ कर दिया जाता था, सोच कर शहर से आया है, धीरे धीरे खाता है, बच्चा है। लेकिन भाई मुझे इतना डर लगता था जब ऐसी जगह जाना पड़ता था, मैं तो हाथ जोड़ लेता था कि आप जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे लिए गांव में सबसे रोचक जो रहे हैं वो मेले रहे हैं। मेला देखने का जो मजा गांव में रहा, क्योंकि बहुत सस्ती और बहुत सारी चीजें होती थी गांव की परचेसिंग कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब जलेबी भी वहां पे 10 रुपया किलो मिल रही होती थी, जब शहर में हमारे यहाँ 22 रुपए या 25 रुपए थी। तो हमने पूछा कि सस्ती क्यों है, तो पता चला कि ये गुड़ की जलेबी है, चीनी की नहीं है, है ना। गुल्लैया मिलती थी, ये हमने खूब खाई। 1 रुपए की 10-12 गुल्लैया मिल जाती थी, वो जो लाई को गुड़ में लपेट के गोले बनते हैं, लड्डू। हाँ, तो वो चाट अभी भी कई गांवों में आपको 1 रुपए 2 रुपए की चाट मिल जाएगी, जबकि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 1-2 रुपए में कोई आलू की टिक्की आपको खिलाएगा। अभी चल रहा है क्या 1-2 रुपए में? हाँ, अभी चल रहा है हमारे गांव में, अभी भी 2 रुपया में चाट। अरे हाँ, अभी पश्चिमी यूपी में नहीं ढूंढ सकते आप, वेस्टर्न यूपी के किसी गांव में। दिल्ली के ज्यादा करीब है ना वो। हाँ, वेस्ट यूपी का तो भाई साहब हाल खराब है। तो वहां पे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत, यहाँ की तो गारंटी नहीं है कि आपको रेट्स में ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं। एक किस्सा है कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में किसान ना बहुत सारा पेस्टिसाइड्स डालते हैं डाल के अपने फसल में, फल सब्जी की फसलों में डालते थे, और उसकी फसल को वो दिल्ली की आजादपुर मंडी जाके बेच आते थे, खुद अपने लिए नहीं रखते थे वो। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई इतनी मेहनत से उपजाया तो अपने लिए भी थोड़ा रख लेता घर वर में खाने के लिए। तो वो बताया उसने कि जब वो अपनी फसल बेचने आजादपुर मंडी जाता है तो अपने परिवार के लिए राशन वहीं से खरीद के ले आता है किसी और से। तो उनसे पूछा, अच्छा बताओ इस बात की क्या गारंटी कि जो तुम आजादपुर मंडी से खरीद के ला रहे हो उसमें दूसरे किसानों ने दवाई नहीं डाली होगी? तो ये वेस्ट यूपी के किसान का जवाब सुनना, वो कहता है दूसरे किसान ईमानदार हैं, हम नहीं है। उतना ईमानदार है जितना ये है, वो भी इसका ले रहा होगा। हाँ, वो तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस विषय से। एक किताब का रिकमेंडेशन, एक किताब है बदलता गांव बदलता देहात, नई सामाजिकता का उदय। ये सामाजिकता के नजरिए से सत्येंद्र कुमार की ये किताब है, और एक गांव की केस स्टडी के लिहाज से उन्होंने ये किताब लिखी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से वो किताब छपी है कि कैसे गांव के लोग खुद को लोकतंत्र और विकास की नाकामी के बीच फंसा हुआ पाते हैं, और कैसे तकनीक से गांव में तकलीफ घटी भी है और तकलीफ बढ़ी भी है। और गांवों में सांप्रदायिकता को भी इन्होंने कैप्चर किया है। पढ़ सकते हैं, 6 चैप्टर हैं किताब में और पढ़ने लायक किताब है। और समय को बचाते हुए बिजार खबर की ओर बढ़ते हैं। एक ही लाइन, जब इतने शेर अदब हो गए हैं तो आने दीजिए। हाँ। जो मुझे बहुत पसंद रही है कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। तो ये मुझे लगता था कि ये जगजीत सिंह साहब ने गाई, और हम लोग ये 12वें दर्जे में जब थे तो ये सुना करते थे। तो मुझे लगता था कि ये भी एक बिंब है, ये सारे नॉस्टैल्जिया के बिंब हैं। गांव का कुछ हो नहीं सकता भाई साहब। ठीक है, इसी नोट पे बिजार खबर कुछ रोज पुरानी ब्रिटेन से आई है, और वहाँ एक महिला है 48 साल की, उनका नाम है हीथर वेब, और वो यूके के नॉर्विक की रहने वाली है। और उनको घर में अपना गाने का शौक रहा होगा, भाई बहुत लोगों को होता है, नितिन जी भी गाते हैं। तो वो गाना गाती थी, लेकिन उनके पड़ोसी इतने परेशान हो गए कि उन्हें अदालत जाना पड़ा, और पड़ोसियों का कहना है कि ये गाना गाकर डिस्टर्ब करती हैं। इसके बाद अदालत ने हीथर को 24 महीनों का क्रिमिनल बिहेवियर ऑर्डर जारी किया और कहा कि भाई आप उसी वॉल्यूम में गाना गाएं जो घर की 4 दीवारी से बाहर ना निकले और आपके पड़ोसी परेशान ना हो। पर उस महिला ने 3 बार इस आदेश की अनदेखी करते हुए अपनी बुलंद आवाज में गाना जारी रखा, और इसका नतीजा ये हुआ कि पड़ोसियों ने हीथर की आवाज रिकॉर्ड कर ली बाहर से ही कि देखो घर के बाहर तक आवाज आ रही है, और वो सबूत के तौर पर पेश किया गया अदालत में कि इतनी बाहर तक इनकी आवाज आती है। इसके बाद फिर उनके खिलाफ नो बेल वारंट जारी किया गया। हीथर का कहना है कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कब कब गाना गाया जिससे पड़ोसियों को परेशानी और दिक्कत हुई, पर वो इसके लिए माफी चाहती हैं। हीथर के पड़ोसियों का ये भी कहना है कि उनकी आवाज एक डूबती हुई बिल्ली की तरह है। ये मुझे समझ नहीं आया मेटाफर। तो डूबती हुई बिल्ली की आवाज कैसे होती है, ये मुझे मैं मनाती हूँ कि कभी कोई बिल्ली डूबे नहीं। इतना बुरा दृश्य होगा वो, और मुझे बिल्लियों से बहुत प्रेम है और मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती कि वो कैसे डूब रही होगी बिल्ली। और नहीं, और प्रतीक्षा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस बात में है कि अगर हीथर को जेल हो गई
तो उनके जो आसपास की कोठरियों में रहने वाले लोग होंगे, उनको कैसे सुरक्षित किया जाएगा उनसे? फिर वो कहाँ जाएंगे? वहां तो और भी खुला रहता है। अच्छा, लेकिन बाबा आप तो मतलब गाते हैं, मतलब अच्छा भी गाते हैं। तो कभी हुआ कि ऐसे किसी ने, कभी पड़ोसी ने, अभी नहीं बचपन में ही बैचलर लाइफ में, कभी पड़ोसी ने, किसी ने आके कहा हो कि भैया थोड़ा वॉल्यूम, या किसी ने आके कहा हो या वॉल्यूम घटाइए नहीं बढ़ा लीजिए, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं? हाँ, ये दोनों तरह की चीजें हुई हैं। दोनों ही तरह की चीजें हुई है। म्यूजिक बजाने पे लोगों ने आके कहा है कि भैया 12 बजब चाहते हैं और लोग सोने को हैं, तो थोड़ा सा अगर कम कर सकें तो फिर हम लोगों ने कम कर लिया, माफी वाफी मांग करके। लेकिन कभी कोई जन्मदिन या कोई जलसा उस तरह का हो रहा है तो उस सूरत में। और गाने पे ये हुआ है कि एक आध बार मतलब हम जैसे होली पे गाना गा रहे हैं बैठ के बाहर पार्क में, तो जिनसे कभी दुआ सलाम भी नहीं हुई, फिर वो भी धीरे धीरे आकर के बैठ करके और वो लोग भी सुनने लगते हैं, तो वो भी है। संगीत में ये है आकर्षण कि अजनबियों को भी आप, मतलब आप देखिए ना, पश्चिम में तो ऐसे मतलब बहुत ही चप्पल और तारीफ दोनों को बराबर खींचता है संगीत। हाँ। नितिन के संदर्भ में चप्पल, आपके संदर्भ में तारीफ। नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब ये जो हीथर वाला मामला है, इससे मुझे ये लग रहा है कि भैया जो वहां पे हो रहा है, ऐसी व्यवस्था अगर यहाँ पे हो जाए तो मेरा गाना और नहीं गाना तो आप किनारे रखिए, इतनी कर्कश आवाज में लोग यहाँ पे, मतलब आप रामायण का पाठ करा लीजिए तो उसमें भी आजकल एक नया शक्ल चला है, ओम नमः शिवाय का जाप होता है लोगों के घर में, है ना। ये जगराते होते हैं लाजपत नगर वगैरह और आसपास में, पूरे दिल्ली में देवी जागरण का रात वाला एक बीमारी है ना। उसमें फिर हलवा खा के सब आते हैं। अरे हलवा पहले ही खा लो भैया, उसके लिए रात भर लाउड स्पीकर पे ये मेढक की तरह बैंग बैंग करने की क्या जरूरत है। तो बहुत ही कर्कश आवाजें हैं। और कई मंदिरों ने और गुरुद्वारों की भी, मतलब आप पाएंगे कि इतने ऊंचे लाउड स्पीकर हैं कि बिना ये परवाह किए यहाँ पे पांडव नगर, लक्ष्मी नगर, इन सब जगहों पे गुरुद्वारों को भी आवाज इतनी बुलंद रहती है कि आस पड़ोस के घरों में कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, किसी के यहाँ कोई तकलीफ की बात हो गई है, कोई दुख में है, बिना किसी चीज की चिंता किए हुए एकदम निर्विकार भाव से। हमारे यहाँ तो एक आध गायक हैं जो बेचारे कुछ और आवाजों से सो नहीं पाते हैं, सुबह सुबह उनको कान में पौती है, तो है ना। तो इतने संकट हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि इन सारी जगहों से जो एक तो कर्कश, बेसुरे और ऊपर से लाउड स्पीकर, मतलब करेला और नीम एक साथ, तो इनका कुछ नीम करौली बाबा होना चाहिए इन लोगों का। और कुलदीप, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ हीटर की तरह एक भाई साहब सुबह और शाम को बहुत बुलंद आवाज में कुछ गाते हैं, तो आसपास के लोग मेरा ख्याल है तंग होते होंगे। लेकिन पुलिस इसलिए नहीं बुलाई जा रही क्योंकि वो अपनी उस बुलंद आवाज में भजन या कीर्तन कर रहे होते हैं। हाँ, भजन वालों को नहीं छेड़ सकते आप, उन्हें नहीं छेड़ सकते। पुलिस वाले उल्टा कह देंगे भाई साहब क्या हो गया, सुबह सुबह आप भी उठ जाया करो इस बहाने। सही है। लेकिन ये एक बात सही कही आपने, मतलब थोड़ा सा रिस्की बात है कहने के लिए, लेकिन धार्मिक गीत संगीत को ऐसा लगता है कि सायास कर्कश बना दिया है। मतलब नहीं, उसको संगीत में स्वर में गाएंगे तो समस्या है, उसके लिए आवाज, अच्छी आवाज के लोग उसको साजा रही तेरे गले अम्मा ऐसे करते हैं। ये नरेंद्र चंचल ने शुरू किया था, मुझे लग रहा है, मेरी याद में। नरेंद्र चंचल से पहले से चला आ रहा है, लेकिन पहले लाउड स्पीकर ऐसे पहुंचा नहीं था। अब से 40 साल 50 साल पहले के भारत की को आप याद कीजिए, जब मस्जिदों के पास लाउड स्पीकर नहीं थे, गुरुद्वारों के पास नहीं थे, धर्मशालाओं और मंदिरों के पास नहीं थे, लोग शांति से, मतलब गीत होता था तब भी होता था, तब तो ज्यादा गीत होते थे। बाबा अंग्रेजों के जमाने का सुन रहा हूँ मैं झगड़ा, ये लाउड स्पीकर वाला तो। हाँ ना, वो तो शहरों का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना भयंकर पेनिट्रेशन नहीं था ना। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में भी हमारे बचपने में लाउड स्पीकर लगा। अब तो ये शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। अब तो ये शक्ति प्रदर्शन, अब तो बाकायदा, मतलब टाल की टाल, अच्छा तेरा ये है, तू फिलिप्स है, मैं बोस हूँ, इस तरह का चल रहा है। हीटर का गुनाह इनके मुकाबले बहुत छोटा था। ये हीटर तो कोई गुनाह ही नहीं किया उसने बेचारी ने। हाँ, और उसको बताइए, डूबती हुई बिल्ली, मतलब ये बिंब जो है बहुत खतरनाक है। पड़ोसी गिरफ्तार होने चाहिए। लेकिन क्योंकि बिल्ली कहाँ देखी है इन्होंने, डुबाई थी क्या? नहीं, क्योंकि ये मैं वही कहना चाह रहा था कि इन लोगों के ऊपर एक रिवर्स मुकदमा हो सकता है कि ये अनुभव आपको कहाँ से मिला कि वो डूबती हुई बिल्ली है। क्योंकि अच्छा, बिंब बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अभी तब से वही सोच रहा हूँ कि सबसे सख्त जान जीवों में बिल्ली होती है।
तो वो डूबने से पहले कितना हाथ पांव मारेगी, कितनी आवाज करेगी बचने के लिए, उस लेवल पे उसकी कल्पना की गई है। तो मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा अतिशयोक्ति और अतिरंजित भी है ये। बेचारी जो क्या नाम उनका, मैं भूल गया, हीथर। हाँ, मैं थेथर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ के थेथरों को याद कर रहा था। अपने समाज के थेथरों को याद करके मैं हीथर की बात जी हाँ। मकाबात तो ठीक ही थी। हाँ, मकाबात तो ठीक है। अरे जो बात तो रागनी गावे हैं। जो लाउड स्पीकर वाली बात थी, उसमें अगर आप किसी से तर्क करने की कोशिश करिए कि घर में कर लो अपना, लाउड स्पीकर लगाने की क्या जरूरत है, तो वो बोलते हैं कि बेटा जितने कानों में पड़े उतना अच्छा है। हाँ, पुण्य मिलेगा उतना। ठीक है, जितनों को, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करो। नहीं, और ये जो हीथर वाला केस है, इसको कुछ हमारे आस पड़ोस के भी लोगों में देखना चाहिए। मतलब हम तो अभी अपार्टमेंट्स में हैं तो वो आवाजें आनी बंद हो गई हैं, लेकिन जो लोग खखार के कुल्ला करते हैं, आय हाय, उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए जो सुबह सुबह करते हैं। कैसे कर लेते हैं ये? वही ये बहुत ही विचित्र लोग हैं। मतलब इन पे लगा देना चाहिए राजद्रोह। एक तो ये कुछ लोग ऐसे छींकते हैं कि लगता है कि धरती अब बचेगी नहीं, है ना। वो छींकते हैं कि मतलब पूरा हिल जाते हैं और हिला देते हैं। प्रतीक्षा मेरी तरफ मत देखो। मैंने कुलदीप की छींक सुनी है। कुलदीप की छींक कतई ऐसे नहीं है। मैं पता नहीं क्यों घासने और छींकने को लेकर संकोच से भर जाता हूँ। हाँ, नहीं, कुलदीप ऐसे करता है जैसे दिवाली का रॉकेट छूटा हो, ऐसा ही ना प्रतीक्षा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही डिस्क्रिप्शन है। सही। चलिए अब एक ब्रेक ले रहे हैं 3 ताल में। और आगे गुस्से पर बात करनी है। बाबा को दुर्वासा कहा जाता है, तो काहे कहा जाता है, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। जय हो। जय हो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ब्रेक के बाद वेलकम है और अब बात करनी है पहले स्कूल के डरावने और यूजलेस लगने वाले सब्जेक्ट्स पर और उसके बाद गुस्से पर, दोनों पर। तो ये सब्जेक्ट्स पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है क्यू मैथ की, जिसमें कहा गया है कि 7वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 82% बच्चे मैथ से यानी गणित से डरते हैं। मतलब हर 5 में से 4 बच्चे मैथ से डरते हैं। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसकी मुख्य वजह है कन्वेंशनल टीचिंग, पढ़ाने का जो कन्वेंशनल तरीका है। तो हमने सोचा कि इसी बहाने हम अपने फेवरेट्स और मतलब पसंदीदा और गैर पसंदीदा सब्जेक्ट्स पर बात करें और जीवन में कौन से सब्जेक्ट्स काम आए, कौन से नहीं आए। बाबा, आपको किसी विषय से चिढ़ रही स्कूली समय में, या कौन सा कोई विषय सबसे ज्यादा बहुत पसंद रहा? हाँ, गणित सबसे ज्यादा पसंद रहा। और गणित के बाद नंबर 2 पे मतलब गणित जब कह रहे हैं तो गणित और फिजिक्स दोनों अति प्रिय रहे। आप साइंस से पढ़े हैं 12वीं तक? हाँ, नहीं, ग्रेजुएशन भी हमारा BSc है भैया, गलती से। गणित में? नहीं, गणित में नहीं, वो हमने वो वाला बेस। हाँ, ZBC, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। अरे वाह। तो लेकिन गणित मेरा सबसे प्रिय रहा और पता नहीं किस फितूर में नंबर भी बड़े अच्छे थे हाई स्कूल में। और जब 11वें में हमने जंतु विज्ञान लिया तो हमको क्लास टीचर ने कहा कि इतने अच्छे नंबर पाके जंतु विज्ञान कोई नहीं लेता है, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम उधर चले जाओ। लेकिन हम भी बनना चाहते थे और घर वाले भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो कि हुआ नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। तो अंततः जो है आनंद, हाँ, सोचिए कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। केमिस्ट्री गड़बड़ है उसकी, जुबान लटपटा जाती है हमारी। डॉक्टर और होता उसमें। तो गणित बहुत प्रिय रहा हमको, सबसे ज्यादा प्रिय गणित रहा। और गणित में भी त्रिकोणमिति वगैरह और ज्योमेट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अंक गणित बस मुझे थोड़ी सी लगती थी कि ये जबरदस्ती की है, क्यों है ना, उसमें कोई रोचकता नहीं थी। मतलब बहुत उलझाऊ सी चीजें कि नहीं, कि एक काम को
4 महिलाएं और 6 पुरुष इतने दिन में कर लेते हैं, उसी को 8 महिलाएं और 12 पुरुष। लॉजिकल से सवाल होता है। हाँ, तो लगता था कि ये क्या, मतलब ऐसे थोड़ी है कि मतलब हर चीज ऐसे होती नहीं, वो थोड़ा नॉन प्रैक्टिकल लगता था। और त्रिकोणमिति में खूबसूरती ये थी कि आखिर में उस नतीजे पे आप पहुंचते थे जहां पे LHS इज इक्वल टू RHS होता था। तो वो एक बहुत सुंदर स्मृति है। और गणित बहुत प्रिय रहा। उसके बाद में नंबर 2 पे मुझे हिंदी बहुत पसंद रहा। हिंदी में गद्य और पद्य दोनों, मतलब काव्य और उसका जो प्रोज, तो उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानियां, निबंध, कविताएं, ये सारी चीजें, तो ये बहुत आनंद देता था। और दोनों ही विषयों में एक विषय जो मुझे लगता था कि क्या ही मतलब क्यों ही पढ़ा जाता है ये, वो मुझे लगता था कि जो सामाजिक विज्ञान का अतिरिक्त विस्तार था। हालांकि वो सारी चीजें अब लगती हैं कि क्यों, लेकिन उस वक्त की मैं सोच बता रहा हूँ कि हाई स्कूल इंटर के दिनों में मुझे लगता था कि ये क्यों पढ़ाते हैं इतना, ये सामाजिक विज्ञान की 2 मोटी मोटी किताबें हैं, क्योंकि उसको पढ़ाने का तरीका और उनकी किताबें, उससे नीरस कोई चीज दुनिया में मैंने अभी तक देखी नहीं, है ना। मतलब तरीका ज्यादा गड़बड़ होता था बहुत, तरीका इतिहास पढ़ाना स्कूल के हाँ, शिक्षकों को नहीं आता था, पता नहीं कैसे एकदम नहीं आता। वो किताब पढ़ते चले जाते थे, एक बच्चा खड़ा हो जाएगा और वो एक तरफ से रीडिंग करो, उष्ण कटिबंधित वनों की, है ना, पूरी वो जो 5 पेज में व्याख्या है उसको वो पढ़ता चला रहा। अरे तो हम घर पे भी पढ़ सकते थे भाई, क्लास में रीडिंग करा क्या उचार ले रहे हो, कुछ समझाओ, कुछ यहाँ मैदे में घुसे भेजे में जाए, है ना, वो तो कुछ। तो ये बहुत संकट रहा कि सामाजिक विज्ञान जिस तरह से पढ़ाया गया, तो वो हमको थोड़ा सा कष्टप्रद लगता था कि ये बिना मतलब का सब्जेक्ट है। बाकी जो सब्जेक्ट पसंद नहीं थे अपने को, वो अपन ने लिए ही नहीं गुरु, है ना। जैसे अपन को ये समझ नहीं आता था कि ये कॉमर्स लोग पढ़ते क्यों हैं, तो कॉमर्स वालों से बड़ा हम अभी भी, मतलब बैंक जाना मुझे अभी भी बहुत डरावना लगता है। अरे यार मेरा भी सही है। कागज संभालना, बैंक जाना, है ना, उसको वो कर दो, ये IPO आ रहा है, तुम्हारा ITR, मुझे मतलब कोई कहता है ना कि हम इनकम टैक्स फाइल कर दीजिए, मेरे मतलब झुरझुरी छूटने लगती है कि ये क्या कह दिया गया ऐसे, ना, एकदम मतलब फट के फ्लावर हो जाती है मेरी। तो मैंने एक CA साहब को पकड़ रखा है, वो कोई फार्म यहाँ से ऑफिस से मिलता है, 16 की 16 है, पता नहीं इतने तरह के फार्म है, वो मैं उनको ईमेल कर देता हूँ और उनसे कह देता भैया जितने पैसे जो जने हो जो हमें बता दो, हम चेक साइन कर देते हैं, वो उसको आप निपटवा दो। तो इस तरह से वो ITR फाइल होता। भैया आज तक मैं नहीं कर पाया, कई लोगों को मैंने देखा है दूसरों का भी ITR फाइल कराते हैं। अरे वो बचाने कहते हैं, हाँ, बचाने के तरीके बता देते हैं, टैक्स और बच सकता है तुम्हारा, ये कर लो तो। अरे टैक्स, हम मतलब ITR से बच जाए, वही बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में मेरे लिए। मतलब सबसे खतरनाक चीज ये है ना कि ITR जैसी कोई मतलब विचित्र है। नितिन तो एक्सपर्ट है वैसे। नितिन तुम्हारा क्या है यार, किस सब्जेक्ट? और लोग बाबा क्या हाँ, तो ये जो है, ये सबसे डरावना विषय मेरे लिए रहा है। और इसीलिए पत्रकारिता में भी मैं, जो आर्थिक पत्रकार होते हैं ना, उनको मैं बहुत दया से भी देखता हूं और वैसे भी देखता हूं कि ये मतलब ये लोग क्या ही करते रहते हैं, दिन भर ग्राफ बनाते रहते हैं, इतना लौका, है ना, GDP इतनी, क्या हो गया भाई GDP, सोना चढ़ा चांदी लुढ़की। हाँ, चांदी लुढ़की, अरहर छुएगी आसमान, तेल फिर गिरा, है ना, तेल गिरा तो पैर बचा के चलो, फिसल के गिर सकते हो। पता है ना, नितिन पहले बिजनेस चैनल में ही था। तो और इसमें सबसे बुरे वो लोग होते हैं ना जो रिश्तेदारी के फूफा बन के आते हैं। अरे तुम्हारा ITR हम फाइल करा देंगे यार, तुम काहे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देते हो, है ना, जैसे वो कोई काम ही नहीं है उनके लिए, तो बाएं हाथ की चीज है। अरे भैया ठीक है, आप दक्ष हैं इस मामले में, मैं बहुत दया से देखता हूं जो CA की और इन सब चीजों की, और CA जैसी कुछ और चीजें भी होती है ना जिसकी पढ़ाई लोग कर रहे होते हैं, 3-4 कंपनी सेक्रेटरी होता है। ये लक्ष्मी नगर जो जिसका कैपिटल है, हाँ, वो कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, ये सब मतलब विचित्र विषय, विकार मिटाओ पाप हरो देवा वाले जो लोग हैं, तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। इन विषयों से मैं दूर ही रहा। एक चीज जो आज मैं रियलाइज करता हूं, वो मैं कह देता हूं, उसके बाद फिर नितिन भाई को सुना जाए कि हमको ये अपनी उम्र में लगता है कि ये विषय उपयोगी नहीं था, या ये विषय उपयोगी है हमारे लिए, ये क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जीवन में आगे जाते हैं, आपको समझ में आता है कि जो आपको
आपकी इच्छा के विरुद्ध या इच्छा के अनुरूप पढ़ाया गया या आपको पढ़ना पड़ा, उन सारे ही चीजों की उपयोगिता आगे होती ही है। मुझे कभी नहीं लगता था कि सामाजिक विज्ञान का इतना दखल मेरी जिंदगी में हो जाएगा कि मैं उसी के इर्द गिर्द नाच रहा हूँगा जिस विषय से मैं सबसे ज्यादा उस वक्त चलती भी है। और गणित जो मैंने पढ़ा, अब आप कह सकते हैं कि आप तो पत्रकार बन गए, गणित का क्या इस्तेमाल है। तो भाई साहब, जीवन में दृष्टि के लिए, चीजों को समझने के लिए गणित से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। आप इसलिए पाएंगे कि तमाम सारे वैज्ञानिक और गणितज्ञ वही बड़े दार्शनिक भी बने, और वहीं से वो दृष्टि आती है, क्योंकि सब कुछ गणना है। हर चीज, आप खाना पका रहे हैं तो वो भी एक कैलकुलेशन है, उसमें भी एक गणित है, उसमें भी एक माप है, उसमें भी एक काउंट है। तो ये सारी चीजें जो है वो आगे चल के समझ में आता है कि किस तरह से आपके जीवन में ये सब कुछ रचा बसा है। तमाम सारी कविताएं, तमाम सारे श्लोक, तमाम तरह की चीजें जो उन दिनों पढ़े वो अभी भी उपयोगी लगते हैं और अभी भी लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं। बिल्कुल। नितिन भाई देखिए, ये जो विषय छेड़ा है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस मायने में करीब है कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था और मैं देश के बहुत सारे, अरे अब तो और करीब हो गया, अब तो आपका कार्यक्रम भी इसी पे आ रहा है, अब तो फिर सोना लपक लिया तुमने विषय के तौर पे। तो है क्या कि मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा हूँ, क्योंकि पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मैं दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह पढ़ा। लेकिन ये जो डर है विषय का, ये बरकरार रहा, और वो विषय मेरे लिए था गणित। और वो मुझे इतना खतरनाक लगता था कि मैंने जब 10वीं पास कर ली, किसी भी तरह से हाथ पैर जोड़कर, प्रसाद बोलकर, प्रकार प्रकार के देवी देवता और पितरों के, तो हुआ क्या कि मैंने तो छोड़ दिया गणित 11वीं 12वीं में। लेकिन गणित ने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तक मुझे अभी तक याद है। मुझे नींद अच्छी आती थी, लेकिन नींद में मुझे अक्सर अपने गणित के वो टीचर याद आते थे, जो अब तो शायद इस दुनिया में नहीं है, RK सिंह उनका नाम था। वो मैथ्स पढ़ाते थे, नाटे से कद के थे, पतले दुबले थे, मारते बहुत बढ़िया, और मैं बहुत पिटा। और मेरा दुर्भाग्य था कि वो लगातार 7वीं, यार ये समस्या बहुत सर्वव्यापी, मरकहे बहुत होते हैं जितने गणित के टीचर थे, और वो स्केल से मारते हैं। हाँ। पता नहीं उनका क्या उसमें एक डिवाइन साइंस है उसके पीछे, क्योंकि मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक उसी, मतलब उन्होंने वहां पे भी एक सब्जेक्ट के टूल को हथियार बनाया। भाई वो तो उससे ही मारेंगे, क्योंकि असल में देखा जाए तो जैसे हर देवी देवता, अरे यार क्या बात यार, केमिस्ट्री की जो मैडम है वो क्या H2SO4 थोड़े ना उड़ेल लेती थी किसी के ऊपर नाराज। हाँ, पर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हर देवी देवता ऐसा होता तो मजा आ जाता फिर तो। अब ऐसा है कि ठीक काम नहीं कर रहे हो। हिंदी के टीचर जो है ना, कविताएं सुनाने लगते कि बैठ, आज तू बैठ, है ना, आज तुझे प्रसाद सुनाऊंगा मैं। तो जिस तरह सबका अपना एक हथियार होता है हर देवी देवता का, ऐसे ही गणित के टीचर के हाथ में स्केल अच्छा लगता है। भूगोल वाले तो कहीं दूसरे शहर में ले आके मारते हैं कि घूम तू बेटा। हो सकता है राजस्थान छोड़ देते थार में। तो वो पीटते थे बहुत गजब का, और 7वीं 8वीं 9वीं में उन्हें मौका मिला कि मुझे लगातार पीटे कई साल। और ये पिटने का सिलसिला ऐसा चलता था कि वो मेरी शक्ल देख लेते तो उन्हें पता था कि अगर मैंने इस बोर्ड पे बुलाया सवाल हल करने तो मुर्गा ही बनेगा। उन्होंने पता नहीं एक बार क्या हुआ, बहुत दुखी होकर मुझसे कहा कि मैं जैसी क्लास में आऊं ना, तू यहाँ खड़ा हो जाया कर आके हाथ ऊपर करके, ऐसी रैंडम। और पता नहीं मैं क्या खौफ में था, पता नहीं मैंने क्या सुना, और सच में ऐसा हुआ कि अगले दिन मैं खड़ा हो गया आकर बिना मतलब। वो आए अंदर और मुझे देखा तो ऐसे बोले कि क्या शरारत की तूने? मैंने सर कुछ नहीं। तो फिर खड़ा क्यों है? मैं सर आपने कहा था। तो असल में मैं कुछ शरारत नहीं कर रहा था उनसे, उन्होंने कहा था और वे भूल गए थे। उन्होंने मुझे फिर पीटा इस बात पर। अब सोचिए कि लगातार मैं पिट रहा था, एक तो विषय से अरुचि, ऊपर से उसी विषय का मास्टर मुझे पीट रहा है, और ठीक उसके साथ एक और क्लास लगती थी जो हिंदी की थी, नागरिक शास्त्र की थी, इतिहास की थी। वो मुझे बहुत पसंद, और वो इतने पसंद, और हिंदी की टीचर मुझे इतना प्यार करती थी कि कई दफे स्टाफ रूम में बैठे बैठे जब मैं उनके पास आता था बताने, मैम आपकी क्लास है और 5 मिनट हो गए, तो बोलती थी तू पढ़ा दे, और मैं जाके बच्चों को पढ़ाता था अगला चैप्टर। मतलब मेरी जिंदगी में इतना कॉन्ट्राडिक्शन रहा है ठीक आगे पीछे के 2 क्लासेस में, कि एक में मैं बिना मतलब पिट रहा हूँ या मतलब से ही पिट रहा हूँ, और दूसरी में मैं टीचर्स की भूमिका निभा रहा हूँ, खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। प्रतीक्षा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आपने तो अंग्रेजी में पढ़ाई की, और अंग्रेजी में तो हमारा स्कूल के टाइम पे ना मतलब स्कूल में ये हाल था कि हम वो वाले थे, आई हैव 2 daughters, both are girls। वो था हमारा अंग्रेजी में कि गिव मी अ ब्लैक पेन ऑफ एनी कलर, You two both।
You two both. Yes, yes. English coming क्या? Slowly to me. Slowly to me. हाँ नहीं, अंग्रेजी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, हमेशा से रहा। और मैंने अंग्रेजी में फिर ग्रेजुएशन भी किया, ऑनर्स, उसके बाद एमए भी अंग्रेजी में किया। पसंद बहुत था। और जो हाल नितिन का था मैथ्स को लेकर, सेम हाल मेरा था। और हमारे कितने सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे और भी बहुत लोग होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों तक मैथ्स का एग्जाम आया है सपने में, और मुझे लगता था, और मैं एकदम पसीना पसीना होकर उठती थी, और लगता था कि और फिर मैं अपने आप को याद दिलाती थी कि नहीं, हम जग गए हैं और सब ठीक है, कोई मैथ्स का एग्जाम नहीं देना है। मैथ्स को हम, जबकि मैंने क्लास 10th में मैथ्स को छोड़ दिया, और उसके बाद कभी उससे कोई वास्ता नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स को जैसे वो जो रिसर्च की आपने बात की कि 5 में से 4 बच्चे मैथमेटिक्स से डर रहे हैं, तो और जो उसमें उसकी वजह थी कि पढ़ाने के जो तरीके हैं वो सही नहीं है, अच्छे नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है कि इसी वजह से डर बैठा हुआ है। एक स्टैंड अप कॉमिक है, बिस्वा कल्याण रथ, नाम सुना होगा आपने। तो उनका एक बड़ा अच्छा सा स्टैंड अप एक सेट है मैथमेटिक्स पे, जिसमें वो कहते हैं कि चिंटू के पास 5 लड्डू हैं, और चिंटू ने 6 लोगों को 1-1 लड्डू दे दिया। तो अब चिंटू के पास कितने लड्डू बचे? तो मैथ्स आपको बताएगा चिंटू के पास -1 लड्डू बचे, लेकिन चिंटू के पास -1 लड्डू एक ही तरीके से बच सकता है कि वो एक भी लड्डू नहीं खाए, लेकिन पोटी में 1 लड्डू निकाल दे। ला हौल वला कुव्वत। मैथ्स का यही हाल है। मैथ्स का यही हाल है कि इतना इम्प्रैक्टिकल तरीके से मैं कल्पना ही नहीं कर पाती थी कि एक टंकी लगी है जिसमें से एक इनलेट से पानी भर रहा है और एक नल से निकल रहा है। आप ऐसा क्यों करोगे? अरे यही हो रहा है टंकी में, क्यों है साथ में? वही हो रहा है टंकियों के साथ में। हाँ, टंकियां तो यही है। अब मेरी आदत ये है कि जिस दिन मैं कपड़े धोता हूं तो मैं सोचता हूं कि वॉशिंग मशीन में इतना पानी वेस्ट होता है, ये बाल्टी से अगर धोया जाता तो कितना होता ये। तो ये जबरदस्ती का गणित लगाते रहने की जो बीमारी है, गाड़ियों के एवरेज देखते रहने की, किलोमीटर के पत्थर देखते रहने की, गणित पीछा नहीं छोड़ रही है। सही। बहुत बुरी बीमारी है। ठीक है, तो अब अगले विषय की ओर भी चलना है, तो मैं बस अपना बता देता हूँ। मैं और स्कूल का, चूंकि आप लोगों ने कह दिया है सब कुछ, तो वो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, कमोबेश एक ही अनुभव है। लेकिन बाद के समय में कुछ सब्जेक्ट मुझे मिले जो अच्छे भी, जैसे एक तो पुस्तक कला का, आपने वो तो स्कूल का ही था, मैं उस पर बोलना चाहता था, समय बचा नहीं है। लेकिन वो पुस्तक कला और गृह विज्ञान ने जो किया है, खैर अब मेरा बस चले तो मैं चाहता हूं कि सोशियोलॉजी को, चाहे बहुत इनिशियल लेवल पे ही सही, थोड़ा धीरे धीरे करके स्कूलों से उसकी पढ़ाई अगर शुरू हो सके। मुझे मालूम है कि वो कुछ चीजों के बाद की पढ़ाई है, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन भर मिल सके। जैसे स्कूलों में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाने लगी थी हमारे टाइम पे, C++ मैंने पढ़ी है 12वीं में, बाद में वो जावा और दूसरी चीजें आ गई, लेकिन वो बहुत बेसिक्स होते थे, बेसिक कमांड्स होती थी कि कैलकुलेटर बनाना है और इस तरह की चीजें। लेकिन उस स्तर पर अगर सोशियोलॉजी से इंट्रोडक्शन शुरू हो, क्योंकि देखिए मतलब मैं ये मानता हूं कि गणित और फिजिक्स और इतिहास और भाषा पढ़ करके भी कोई भी आदमी अपने आसपास के लिए ज्यादा संवेदनशील हो सकता है और बेहतर इंसान भी बन सकते हैं, अच्छे बुरे की समझ भी आ सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सोशियोलॉजी इस बारे में सबसे मुफीद सब्जेक्ट है। मैंने सोशियोलॉजी में BA और MA नहीं किया है, सिर्फ अपनी रुचि से ही थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, और मुझे वो बड़ा काम का विषय लगा। आप एक सोशल ऑर्डर के बारे में पढ़ाई करते हैं, अपनी सोसाइटी की, आप समाज की फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं, किसी सामाजिक समस्या को एक्नॉलेज करना और उसका एक हाइपोथेसिस बनाना। मतलब इंसान लोग जो है वो इंसान की पढ़ाई करते हैं, और उसके कोई सोशल चेंज आया तो क्या कारण थे, क्या असर थे, कॉज एंड इफेक्ट, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लोग मूर्ख क्यों हैं, कुछ लोग गरीब क्यों हैं, कुछ लोग अपराधी क्यों हैं, है ना। तो ये जो पढ़ाई करते हैं ये बहुत ही इंसानी बिहेवियर से जुड़ी हुई और ऐसा लगता है कि तुरंत काम आने वाली पढ़ाई होती है। वो बेहतर इंसान बनने में, इस समाज को शायद बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। बिल्कुल कुलदीप, मैं इस बात से तुम्हारी सहमत हूं, और मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज की जो पढ़ाई है वो हायर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं जो विज्ञान या कॉमर्स के बहुत बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, IIT या IIM में पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास भी एक पेपर इसका होना चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें जो
बचपन में उनको पढ़ाई गई थी और जिनसे वो निकल करके अपने आप को अब केवल अपने प्रयोजन मूलक विषयों में केंद्रित कर चुके हैं जो लोग, उनको वो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोशल साइंसेस के बारे में, समाज के बारे में, अपने चारों तरफ के लोगों के बारे में इस तरह की अनभिज्ञता कई लोगों में देखने को मिलती है, और उसका असर फिर पड़ता है जब वो लोगों के बीच में सेवार्थ उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके या नीति निर्धारक बनके बड़े पदों पे जा करके। तो वहां पे वो संकट देखने को मिलता है कि किस तरह से ये लोग एकदम उस दुनिया से, उस समाज से कटे हुए हैं जिसके लिए काम करने के लिए इनको भेजा या लगाया जा रहा है, या जिसके लिए काम करने के लिए अब आ गए हैं। तो वो एक संकट है। और एक छोटी सी बात मुझे याद आई अपने गणित प्रेम की कथा में, और ये मेरा एक मतलब बहुत उत्साह से भर देने वाली चीज थी। अभी भी मैं उसको सोच के ही रोमांचित होता हूँ। 500 पेज की रफ आती थी, मेरे ख्याल से 8 या 10 रुपए की होती थी। उसमें 500 पेज होते थे, बहुत ही रद्दी क्वालिटी वाले। हाँ। लेकिन वो बड़ी सी रफ आती थी। वो रफ कॉपी 500 पेज वाली मैं एक हफ्ते में गणित लगा के खत्म कर देता था। इस किस्म की मुझे गणित के प्रति प्रेम मेरा रहा है कि सवाल करते करते, मतलब जो हाई स्कूल में मैथ्स की किताबें थी दो, वो किताबें पूरी किताब, उसमें लिखी हुई जितने भी सवाल, जितने भी निर्णय प्रमेय, कुछ भी बचा नहीं था जो कम से कम 4 बार 5 बार ना कागज पे उतार दिया गया हो। तो इस किस्म का पागलपन था गणित को लेकर के। अब सोचते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि कहाँ गणित छोड़ करके और किन ही चीजों में फंस गए और अब क्या ही कर रहे हैं। सही। अब ये बताइए मुझे कि गुस्से पे बात की जाए या बिजार लेके खत्म किया जाए? बिजार लेके खत्म करते हैं, क्योंकि गुस्सा बड़ा विषय है थोड़ा। गुस्सा काफी बड़ा विषय है, और मतलब हमें गुस्सा क्यों आता है इसी पे हम 20-25 मिनट बोलेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उसको छोड़ देते हैं, यही सोच के मुझे तो लगा कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है ये अगली बार। ठीक है। हाँ, तो अब और वो भी छोड़ देते हैं, कांवड़िया। कांवड़िया तो छोड़ दी, हाँ। वो भी छोड़ देते हैं। वो बड़े अच्छे गाने उसमें कि कांवड़ को सजा के, और एक वो भी है 12 महीनों में 12 तरीकों से तुझको जल चढ़ाऊंगा रे। 12 तरीके। 12 तरीके सोच के डर लग रहा है अब तो। क्या क्या करेगा पता नहीं। शिव जी इतने भोले हैं कि ये कथा भी है, और उससे शिव जी खुश भी हो गए, तो तुम्हें पता नहीं इस बात का भी? अच्छा, अभी मत बताओ अभी। भूले, इसीलिए तो भूले। ठीक है, तो अगली बिजार स्टोरी का वक्त हो गया है, और इस खबर का सोशल मीडिया पर बड़ा चरचराटा रहा पिछले दिनों। मतलब कुछ है नहीं, एक फोटो है, और एक जैसे अभी नितिन ने भी कोई एग्जांपल देते हुए बोला था, बीड़ी का बंडल बारातों में तैयार किया जाता था। तो वैसे वो मैंने सुना है वेस्ट यूपी में बंडल नहीं बोलते लोग, मंडल बोलते हैं। बीड़ी का मंडल। नहीं, मंडल ही बोलते हैं। मंडल, हाँ। बारात का स्वागत तो पान पराग से नहीं होता, हमारे बीड़ी के मंडल से होता है। मंडल से होता है। 500 एक पताका। हाँ, क्या तो बात ये, है। हाँ, ये मंडल कमीशन से पहले की भी बात है। हाँ, तो वो लगता भी मंडल जैसा है ना, बीड़ी का बंडल लगता मंडल जैसा ही है। हाँ। तो अभी क्या है, एक बीड़ी के पैकेट की फोटो है, और उस पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की फोटो लगी है। बंडल नहीं है वैसे, वो टेक्निकली बीड़ी का पैकेट है, वो जो प्लास्टिक का वो आता है, उसके अंदर बीड़ियां होती हैं। तो उस पर लियोनेल मेसी की फोटो देख करके मजाक में कहा गया कि सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि ये भारत में जो है लियोनेल मेसी का पहला विज्ञापन है, उनका पदार्पण है। और कुछ ने ये भी कहा कि हाल में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने जो ब्राजील को हरा के कोपा अमेरिका फाइनल जीता है, उसके बाद भारत की बीड़ी कंपनी बहुत प्रभावित हुई है ये, और उसने उनको हायर कर लिया है। तो ये इस तरह के जोक्स चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें किस तरीके से और बिना पूछे बेफिक्र बेपरवाह होकर के सेलिब्रिटीज के नाम का, उनके चेहरों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, इस पे थोड़ी बात की जाए। जैसे कि माचिस की डब्बियों पे आपने अक्सर देखा होगा, और माचिस की डब्बियों के अलावा पटाखों के पैकेट पे नाम ही होता था, वो तो उन पे हीरो और हीरोइन की, शाहरुख बम में ले जाइए, और शाहरुख की फोटो होती थी। तो हाँ, प्रायः रॉकेट के साथ खड़ी हुई सुंदर महिलाएं दिखाई जाती थी। पता नहीं क्यों ऐसा होता था। लेकिन निरमा पे ये बिटिया क्यों लगाई गई थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इस बिटिया का क्या उसमें योगदान है। आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो मामले हैं, ये तो बहुत ही विचित्र कथाएं हैं।
लेकिन ये चेहरे आ जाते हैं इसी बहाने, मुझे लगता है कि लोक ज्ञान के लिए प्रसारित होते रहते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो याद आता है, गर्मियों के मौसम में हमारे पश्चिम यूपी में जब मैं इधर उधर घूमता था, अब तो खैर 1.5-2 साल से बंद है, पता नहीं अब क्या चल रहा है, गन्ने का रस जो बेचते हैं उन्हें, उनका फेवरेट है सलमान खान और कटरीना कैफ। वो उनके फोटो लगा के और गन्ने का गिलास ऐसे सामने रख के वो पाइप ऐसे घुमा के उनके मुंह में जो डालते हैं, वो कला है, वो आर्ट है, वो हल्के में वो बाद में नींबू फंसा के जो एक बार और डालता है, हाँ, जब वो 4 बार डाल देता है घुमा फिरा के, तब मुझे लगता है कि अब तो, मैंने ना जब पहली बार उसको बहुत ध्यान से देखा गन्ने का रस निकालते हुए, मुझे लगा अब इसमें कुछ नहीं बचा। उसने एक बार और घुमा के डाल दिया, फिर से जूस निकला। मैंने कहा अब तो निकल ही नहीं सकता। उसने फिर घुमाया, नींबू फंसाया, डाल दिया। मैंने कहा आखिरी बार उमेट के डालता है। हाँ, उमेट के डालता है ना, मरोड़ा मार के उसको आखिरी बार, किले साले अब तो मतलब छिलके का भी जूस निकलेगा इस बार। तो गन्ना, सलमान खान, कटरीना कैफ, उस आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका जब जैसी इच्छा होता है तीनों का उपयोग करता है। प्रतीक्षा, तुम कुछ कह रही थी? मैं नितिन की बात में यही ऐड कर रही थी कि सलमान खान जो होते हैं वो अभी भी वो तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल में दिखते हैं। वो तेरे नाम का हैंगओवर अभी भी स्मॉल टाउन से गया नहीं है। और उनका हाथ आगे रहता है जिसमें बड़ा सा ग्लास वो फोटोशॉप करके जाने कैसे लगाया जाता है, फंसाया जाता है वहां पे। और उनका जैसे हम लोग बचपन में पेंटिंग बनाते थे ना, ये किसान है और ये किसान के हाथ में वो है हसिया, और वो कभी भी लगता नहीं था कि उसने पकड़ी हुई है, और उनके हाथ का ब्रेसलेट सामने से लटकता रहता है। और इसीलिए वहां गन्ने से 3-4 बार जूस निकल आता है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर स्वयं सलमान खान होते हैं। हाँ, मतलब बलिष्ठ व्यक्ति है तो गन्ने का रस ही नहीं, गन्ने का तेल भी निकाल देंगे वो तो। एक वो भी तो हुआ है, एक नॉट जस्ट कि हमने ये सेलिब्रिटीज के ये इस्तेमाल किए हुए हैं, बट एक जो बड़े ब्रांड्स के जो डुप्लीकेसी हुई है, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके, कि कैंपस का चैंपस हो गया है। हाँ, भयंकर है। एडी बास है एक, और रीबुक है, रीबुक। कल एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, उसमें किसी ने कहा, पुणे की बात कह रहा था, वहां पर एक मॉल होगा, तो वहां कह रहा था कि हमारे यहाँ नाइकी और एडिडास 100 रुपए में मिलते हैं, और कई बार तो एक टी शर्ट पे 100 रुपए में दोनों भी मिल जाते हैं। तो अगर वहां का कोई आदमी आ जाए और देखे तो उसे खुद समझना है कि मर्जर हुआ कब हमारी कंपनी का अपना। तो ऐसा तो बहुत होता है। और बिल्कुल इन चीजों का एक महत्व है कुलदीप। हाँ, और वो महत्व ये है कि आप एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जिसमें कि बिना छवियों के तमाम तरह की लोकल ब्रांड्स जो है वो मार्केट में होते हैं। जैसे माचिस की डिब्बी के ऊपर जिस तरह के आप किसान को भी देखेंगे, यहाँ तक कि हमने तो एक माचिस की डिब्बी उसमें आज तक देखा है। हाँ, बिल्कुल होता है ना। तो फिर कई तरह के लोगों हैं जो कि इमेजेस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। इनके दो रिलेवेंस है। एक तो ये है कि अब कोई ये सोच सकता है कि खजूर का पेड़ लगा करके डालडा बेचने की क्या मंशा थी, या रथ का एक चित्र लगा के, लेकिन वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं ये जो इमेजेस होती हैं। तो ब्रांड की इमेज को एक वस्तुतः एक इमेज देने के पीछे दो कारण हैं। एक तो ये है कि वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो पढ़ा और अनपढ़ है दोनों के लिए वो ब्रांड सुग्राह्य रहता है। आदमी पहचान लेता है कि नहीं, यह मुर्गा बना है, यह वाला पटाखा बढ़िया है ना, या ये इसमें ये वाले चूरन में गुरु चेला जो उल्टा करके देखते हैं वो बने हुए हैं, तो यही वाला चूरन मुझे पसंद है, मुझे यही चाहिए, कोई और चूरन नहीं चाहिए। ये निरमा के पैकेट पे जो बिटिया बनी हुई है, ये बिटिया से हम पहचान लिए हैं कि ये निरमा का पैकेट है, अब यहाँ पे तुम कुछ और बेचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगा। तो एक तो जो चाक्षुष समझ एक विषय है भाषा विज्ञान में, जो विजुअल लिटरेसी वाला मामला है, जिसको देख के आप आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को बिना पढ़े हुए, तो एक तो वो यहाँ पे स्थापित होती है, और दूसरा इसका जो एक्सटेंशन है कि बहुत ही लोकल ब्रांड जिनके अपनी कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, बहुत ही जैसे आप नाई की दुकान पे जाएं तो आपको वहां पे कई हीरो हीरोइन के पोस्टर मिल जाते हैं, बच्चों के पोस्टर मिल जाते हैं। कई पोस्टर मुझे याद है जिसमें कि बच्चा सुभाष चंद्र बोस के कपड़े पहन करके खड़ा है ना, और पीछे से बहुत बढ़िया हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, हरा भरा एकदम, भारत के गांवों की जैसी हम लोग बात कर रहे थे उससे अच्छा है ना। तो वैसे गांव में एक बच्चा खड़ा है, वो एकदम सुभाष चंद्र बोस की पोशाक पहने हुए, या चंद्रशेखर आजाद कहीं कहीं पे हमको देखते थे मूंछ अपनी ऐंठते हुए
नाई की दुकान पे बढ़िया शेफ बनी हुई है और मूंछ को ताव दे रहे हैं और बाल करीने से कंघी कर रखे हैं। तो मतलब जो बाल कटाने आता था उसको लगता था कि हाँ हम नेक हुई जा कटे पिटाई के बाद में, है ना। तो जेंटलमैन राजू बन गया, जेंटलमैन वाला मामला वहां पे हो जाता है। तो ये छवियों का इस्तेमाल होता ही होता है। और ये जिनकी आप बात कर रहे थे कि बीड़ी के ऊपर वो आ गए, या गन्ने के जूस की जो दुकान है वहां पे इस तरह से सलमान खान और कटरीना दिख रहे हैं, वो बेचारे, अब उनका अपना कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुके हैं चेहरे, उनके माध्यम से वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, उनके माध्यम से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो गन्ने का रस तो सभी पीते हैं, लेकिन सलमान खान भी गन्ने का रस पीता है। ये कितना एक वो है ना कि गुरु सलमानो गन्ना का रस पी रहे हैं, हम पी रहे हैं। हाँ, मतलब वो जो एस्पिरेशंस है ना, हल्का देख लो। हाँ, उन एस्पिरेशंस को एक वो दे रहा है। हाँ, कटरीना पी रही हैं, सलमानो पी रहे हैं, हम पी, अब है ना। तो आप अगर 2 दुकानें अगल बगल लगा देना गन्ने के रस की, और एक पे सलमान कटरीना हो और एक पे नहीं हो, तो आप दिन के आखिर में पाएंगे कि शायद सलमान की दुकान पे गन्ने का रस ज्यादा बिका है। अब तो खैर ऋतिक रोशन भी कई जगह दिखते हैं मुझे। अच्छा, फिर भी लोग उनकी और लोग पीने जाते हैं। ये बहुत विचित्र बात है ना, ऋतिक की दुकान पे ऋतिक दिखते हैं फिर भी पीने जाते हैं। अच्छा, वो आप लोगों ने वो खेल देखा है, वो खेल खेला है? मुझे लगता है कि फॉन्ट खराब हो जाएगा ऋतिक की दुकान पे अगर गन्ने का रस पिएंगे, ऐसी कोई कुछ और ही बोलने लगेगा। ये वो आपने वो खेल खेला है माचिस वाली जो बात है, उसकी जो तस्वीरें होती थी ना, हाँ, काट के रखते थे। अरे बहुत वो कटाव हो गया। हाँ, बचपन का ताश वही था। हाँ, वही था। और असल में देखो, लियोनेल मेसी की बात हुई, लियोनेल मेसी का जहां तक सवाल है, अभी उससे जस्ट पहले रोनाल्डो ने कोक का बहिष्कार एक तरह से किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और साइड कर दिया था। तो ये जो एथलीट्स का जो एक्टिविज्म है आजकल इस तरह का, वो बहुत जोर शोर से चल रहा है। हिंदुस्तान का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, बाहर इस तरह की अब एक जागरूकता है कि टोबैको का या फिर बियर का और इस तरह की ड्रिंक्स का अब वो ऐड नहीं करते हैं। और मेसी भी मेरा ख्याल है रोनाल्डो की तरह ही इस मामले में है, वो बहुत सारी ऐसी चीजों का ऐड नहीं करते जिसका वो करना सही नहीं, मतलब खुद उपयोग नहीं करते। लेकिन अब आपने बताया अर्जेंटीना में हो रहा है कि भारत में हो रहा है? ये बीड़ी की फोटो? हाँ, ये तो भारत में है, बीड़ी कहाँ अर्जेंटीना? हाँ, लेकिन मैं इस बात को बहुत नहीं, बीड़ी अर्जेंटीना में भी होती है और हो भी सकती है। नहीं, वो फोटो लेकिन वायरल भारत में हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारत में किसी ने किया है तो मैं उसको काबिले तारीफ है कि उसे लियोनेल मेसी की उपयोगिता समझ में आई इस तरह से, कम उसने नहीं, वैसे बीड़ी अपने आप में ना एक बड़ी वैसी चीज है कि मेल कराती है मधुशाला टाइप, क्योंकि वो आप देखेंगे वो बीड़ी मांग कर पीना अजनबियों से और बीड़ी से होने वाली दोस्तियां, ये पताका और तमाम तरह की बीड़ी, इनके कारोबार में बंगाल का एक ठीक ठाक योगदान है। और वहां के हिसाब से किसी ने किया होगा। पताका बीड़ी भी मेरे ख्याल से उधर ही बंगाल वगैरह में उसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई थी। कई सारी बीड़ी के ब्रांड उनके ऊपर आपको बांग्ला में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो मेसी को उन्होंने उठाया है तो सही है, उठा लिया है। मेसी को तो पता नहीं आइडिया है कि नहीं कि वो यहाँ बीड़ी पे दिख रहे हैं, वेरी स्पोर्टिव ऑफ हिम। लेकिन पियर्स ब्रॉसनन तो सचमुच पान मसाला एडवर्टाइज कर रहे थे, जेम्स बॉन्ड। हाँ, तो गजबे हो गया था, मतलब अद्भुत। फिर उन्होंने वापस भी लिया। उनको जब बताया गया कि अरे भैया ये तंबाकू वाला मामला है, तो बताते हैं कि फिर वापस माउथ फ्रेशनर है वो। नहीं, उसमें तो मैं वो कहता हूँ बल्ली सिंह चीमा की कविता ना, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। तो आज के 3 ताल में ताऊ के पन हम मिस करेंगे, तमाम सारे श्रोता भी करेंगे। लेकिन आज के 3 ताल में 2 आवाजें हम लोगों ने, नितिन की आवाज सुनी, बड़े ज्ञान ध्यान के साथ में उन्होंने बातें रखी और प्रतीक्षा आई, प्रतीक्षा ने अपनी बातें रखी। और प्रतीक्षा के आने से मैं इसलिए भी खुश हूं क्योंकि हम लोग को हमेशा लगता था कि ये 3 आदमी बैठ के हमेशा हर चीज पे बातचीत करते हैं, तो उसमें आधी आबादी की आवाज नहीं आ पाती है। और बाय द वे ये हम लोगों को मतलब अर्पणा चंदेल की चिट्ठी आने के पहले से लगता, मतलब हम लोग खुद भी रियलाइज कर रहे थे बाद में अर्पणा ने चिट्ठी लिख के भी ये बात की। बिल्कुल। तो जब महिला दिवस था तो हम लोग उसकी
मैं यही कह रहा था कि हम लोग कैसे ही बात कर रहे हैं इसके बारे में, और 3 पुरुष बैठ के महिला दिवस पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छी चीज थी कि पुरुष कम से कम महिला दिवस पे बात तो कर रहे हैं, तो उसके सभी पहलू हैं। उससे भी ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि प्रतीक्षा ने आकर के, वो भी एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि महिलाएं केवल महिलाओं के विषयों पे बोलेंगी और केवल महिलाओं की बात, उसमें खेमे में भी प्रतीक्षा नहीं गई। ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बात करते हैं वैसे प्रतीक्षा बात कर रही हैं, जैसे प्रतीक्षा बात करती हैं वैसे हम बात करें। ये सहजता रहे संवाद में, और बहुलक होते हुए भाषा, हम किसी को किसी खांचे में नहीं डालें, सभी खांचों की बातें एक साथ आए। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि 3 ताल का ये एपिसोड भी, 40वां भी अच्छे से अपने को निभा के अपने समापन की तरफ आया है। और कुलदीप से मेरा कहना है कि ऐसी प्रतीक्षाएं लंबी ना कराया करें भैया। आप लोग तो 3 ताल करते हैं, बीच बीच में प्रतीक्षा लोगों की खत्म कर दिया करें, बीच बीच में बुला लिया करें स्पेशल गेस्ट। आप प्रतीक्षा और नितिन ठाकुर देवबंदी दोनों को मैं बुला लिया करूंगा। आप प्रतीक्षा आ गई हैं तो अब अमिताभ बच्चन भी आएंगे 3 ताल में, हमको लगता है। अमिताभ बच्चन आएंगे गालिब को फर्जी कोट करते हुए। अमिताभ बच्चन आ गए तो बहुत गाली सुनेंगे हमसे, हम बहुत कम लोगों को विधिवत गरियाना चाहते हैं। माफ कर दीजिएगा उन्हें आप, क्योंकि कई बार लोगों ने ये भी आरोप लगाया उन पर कि वो हरिवंश जी के नाम से लिखी हुई कोई गलत, हाँ, वो भी गलत कर, हाँ नहीं बिल्कुल आरोप नहीं है, वो भी उन्होंने गलत शेयर किया है। बस तो फिर माफ कर दीजिए, ठीक है, कोई नहीं। तो आप हमें ईमेल करके बताइए कि 40वां एपिसोड 3 ताल का कैसा लगा। चिट्ठियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है, radio@aajtak.com। और बताइए कि 3 ताल में आपको क्या ज्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है। अगर कुछ भी पसंद नहीं है तब तो जरूर बताइए। और 3 ताल और आज तक रेडियो के बाकी पॉडकास्ट भी सुनिए। गूगल पॉडकास्ट का एक ऐप रख लीजिए और पॉडकास्ट की दुनिया में थोड़ा गोते लगाइए, क्योंकि इस 40 बरस में तुमने कितने दोस्त बनाए हैं, अब जो उम्र बची है उसमें कितने दोस्त बनाओगे। तो 40 एपिसोड निकल गए हैं 3 ताल के, और समय सबके पास सीमित है। 40 का एक और संदर्भ है जो मैं शुरुआत में डालना चाह रहा था, फिर मैं ध्यान से उतर गया मेरे, वो ये है कि कई धर्मों में शोक और दोष मुक्ति की संख्या भी 40 है। 40 पूरा होने पे आप उस दोष या उस शोक से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने हम अब वापस हम अब और मैच्योर होकर के 40 पे खड़े हैं। 40 वो शुभांक है जहां से कई सारी चीजें फिर से होनी शुरू हो जाती हैं। कई बड़े धर्मों में ये 40 की संख्या 40वें का विधान है। तो हमारे 40 एपिसोड हो गए, यानी हम भी अब एक नए तेवर कलेवर के साथ में लोगों के सामने हैं। और देखिए, आपने आज 2 नई आवाजें सुनी और एक नए पॉडकास्ट के बारे में जाना, तो वो असर दिखाई दे रहा है 40वें में। सही है। 40 की इसी 40 के साथ जय हो। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय हो, जय हो। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा और नितिन, आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।